मान उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ जी। आज की हमारी पहली रेगुलर क्लास है सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर कोर्स की। इससे पहले हमारी एक छोड़ के 2 ओरिएंटेशन क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है? क्योंकि रमज़ान था, तो रमज़ान में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था। हमारी जो ओरिएंटेशन क्लास है वो भी काफ़ी लेट नाइट तकरीबन 10 बजे होती रही है। तो जो फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन क्लास हुई है उसमें कुछ लोग थे, फिर जो लोग नहीं अटेंड कर सके उनके लिए फिर कुछ दिन बाद दोबारा से क्लास अरेंज की गई थी। लेकिन दोनों क्लासेस में कमोबेश बातें वही होती हैं। हाँ, ये है कि आप लोग वो रिकॉर्डिंग जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं अटेंड की, रिकॉर्डिंग मस्ट देख लें, क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास में ही मैंने मुकम्मल तरह से पूरी तरह एक पर्सन को हम कैसे फाइलर करते हैं, उनका एनटीएन कैसे रजिस्टर करते हैं, फिर उनकी रिटर्न कैसे फाइल होती है, फिर उनका चालान कैसे पे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लाइव दिखाई थी प्रॉपर एक क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, क्लाइंट को भी हमने अपनी क्लास में शामिल किया था। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास फ़ौरन से शुरू हो गई है और बस मैं आगे उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, लेकिन ये क्लासेस हमारी ऑनवर्ड ऐसे ही चला करेंगी। उसकी मजबूरी यही होती है कि हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से बहुत सारे और इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, तो वो इतने ही टाइम में शायद उतना नहीं पढ़ा पाते या उतना कंटेंट नहीं होता, तो उनकी क्लासेस आप अगर लेंगे तो बहुत स्लो और या ये कह लें कि जी समझ-समझ के पढ़ने वाली क्लास होगी। लेकिन हमारा क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्पीड थोड़ी-सी तेज़ रखनी पड़ती है। बाकी समझ ना आना इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% आपको हर चीज़ की इंशाल्लाह समझ आएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और सेकंडली क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद हुआ करेंगी। क्लासेस को रिवाइज़ करें, देखें, सुनें, जो चीज़ ना समझ आए दोबारा पूछें। और रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह हमारी ऐसी नहीं हुआ करेगी कि आप अगर क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो मैं नुमान साहब आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा डोंट वरी। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि हमारी जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी कि आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप क्लास नहीं अटेंड कर सके, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग के दरमियान में एक कोई डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, मैं बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स मेरे साथ बात कर रहे हो, हम किसी और टॉपिक की तरफ निकल जाएँ, तो उससे जो है वो रिकॉर्डिंग देखने वाला बंदा, वो उसका वो जो क्या क्या कह सकते हैं, उसका मोशन ही सारा टूट जाता है। वो पढ़ ही नहीं सकता उस तरीके से जैसे उसने रिकॉर्डिंग देखना शुरू की होती है। तो इंशाल्लाह हमारी रिकॉर्डिंग्स ऐसी हुआ करेंगी कि उनमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको वन वे कम्युनिकेशन ही नज़र आएगा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँगा। हाँ, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होंगे चैट बॉक्स में, मैं उनको देख के भी आंसर कर रहा हूँगा और फिर लास्ट पे जो हमारा 30 मिनट्स का टाइम हुआ करेगा, उसमें हम लोग जो है टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। आप लोग ओरली सवाल पूछोगे, मैं भी ओरली जवाब दूँगा। अगर कोई भाई रिटन सवाल पूछना चाहेगा, तो वो रिटन पूछ लेगा, मैं ओरली जवाब दे दूँगा। तो ये चीज़ हमारी चलती रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह पहला जो 1 से डेढ़ घंटे का टाइम हुआ करेगा हमारा, उसमें टोटली लेक्चर ही चल रहा होगा, ठीक है? अच्छा, कुछ भाई कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से ही आज शुरू करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से ही शुरू करूँ, उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि स्टार्ट से ही रिलेटेड थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता दूँगा कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्या चीज़ पढ़ेंगे। मतलब आप लोगों को ये इश्यू नहीं होगा कि आप लोगों को समझ ही ना आए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो उस तरीके से ही मैं कोऑर्डिनेट करूँगा, ज़ीरो से लेके चलूँगा, लेकिन जो बातें मैं क्लास 1 में या क्लास 2 जो हमारी ओरिएंटेशन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जो बातें उन क्लासेस में हो चुकी हैं ना, उन्हें नहीं मैं रिपीट करूँगा क्योंकि उससे जो है हमारा टाइम वेस्ट होगा। साथ में आपको ये बताता चलूँ जी, जी, वो जस्ट ओरिएंटेशन थी। अच्छा, साथ में मैं आपको लोगों को ये भी बताता चलूँ जी कि आप लोगों के जो माइक्स हैं, वो म्यूट हुआ करेंगे। तकरीबन स्टार्ट से लेके 1 डेढ़ घंटा जब तक हमारी क्लास का लेक्चर चलता रहेगा, ठीक है? इस दौरान आप लोगों के पास चैट बॉक्स मौजूद होगा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए कि चैट बॉक्स वगैरह किस तरीके से आप लोगों की तरफ शो होगा, किस तरीके से मेरी तरफ शो हो रहा होगा। अच्छा जी, ये चैट बॉक्स आ गया आपके सामने, ठीक है? इस तरीके से। आप लोग जो भी सवालात आपके माइंड में आया करेंगे क्लास के दौरान, वो काइंडली आपने सारे सवाल अपने यहाँ पे लिखते जाने हैं, पूछते जाने हैं, ठीक है? मैं जो है टाइम टू टाइम ये चैट बॉक्स ओपन किया करूँगा इस तरीके से और देखा करूँगा कि जो क्वेश्चंस मेरे टॉपिक से रिलेटेड हुआ करेंगे, जो टॉपिक आज का चल रहा होगा, तो मैं उसका जवाब वहीं पे दे दूँगा। ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बाकायदा अगले बंदे को और उससे बातचीत करूँ, पूछूँ कि जी वो क्या पूछे, नहीं। मैं स्पीड से बिल्कुल आंसर दे दूँगा, इंशाल्लाह वो आंसर आपके लिए जो है वो सैटिस्फैक्टरी भी होगा।
लेकिन एंड पे आप ऑरली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ, क्लासेस का जो टाइमिंग है ना आपकी, वो होगी डेली 8 से 10 बजे तक, शाम 8 से लेके 10 बजे तक। फ्राइडे वाले दिन आपकी क्लास की टाइमिंग हुआ करेगी 9 बजे से लेके तकरीबन 11 बजे तक। उसकी वजह ये होती है कि फ्राइडे वाले दिन एक वर्किंग डे होता है, क्योंकि आप लोगों की क्लास से पहले एक दूसरे बैच की क्लास होती है, जो कि आम दिनों में 6 से 8 होती है, जबकि फ्राइडे को क्योंकि 6 बजे तक लोग बिजी होते हैं, तो आम दिनों में वो क्लास होती है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। इसलिए फिर आप लोगों की क्लास हुआ करेगी फ्राइडे को 9 से 11। बाकी वो डिपेंड करता है, अगर आप लोगों का मूड हो और ज्यादा पढ़ने का, तो मैं तो 11 बजे के बाद भी फ्री होता हूँ, मैं और ज्यादा भी पढ़ाता रहूंगा। हमारी कोई क्लास ऐसी भी होगी शायद जो 3 घंटों तक भी चली जाए, लेकिन आप लोगों के कहने पे मैं किसी को तंग नहीं करूंगा कि भाई लास्ट भी 3 घंटे बैठ के पढ़ो मेरे साथ। हाँ, आप लोगों के कहने पर ही हमारी कोई क्लास हमें शॉर्ट करनी पड़ेगी, तो हम लोग शॉर्ट भी कर लिया करेंगे। अगर आप लोग किसी दिन पढ़ने का आप लोगों का मूड नहीं होगा, या कोई ऑफिशियल हॉलीडेज वगैरह चल रहे होंगे, नॉर्मली ये होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो ऑफिशियल हॉलीडेज होते हैं या जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, वो नहीं इस तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किए जाते, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है, पहले भी घर से बैठ के क्लास लेनी होती है, हॉलीडे वाले दिन भी आप घर से बैठ के क्लास ले सकते हैं। बट हमारे यहाँ वो चीज़ भी नहीं है। अगर आप लोग कहोगे कि नहीं जी, आप लोगों की आगे जो भी अरेंजमेंट्स हैं या जो भी कमिटमेंट्स हैं, आपने उन चीज़ों को भी कंसीडर करना है, तो आप क्लास नहीं ले सकते। आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है। हमारा ये तरीकाकार होता है जी, व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, एक पर्सन कोई अपनी राय दे, पोलिंग का ऑप्शन ग्रुप में मौजूद होता है, आप एक पोल क्रिएट करें, जिस चीज पे तमाम लोग मुत्तफिक हो जाए, उसी चीज के ऊपर इदारा भी इंशाल्लाह मुत्तफिक हो जाया करेगा। तो टाइमिंग का दोबारा से बता रहा हूँ जी, फ्राइडे को हुआ करेगी 9 से 11, और सैटरडे संडे टाइमिंग हुआ करेगी आपकी 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 2 घंटे, ठीक है। और ये टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, पहले भी शेयर किया जा चुका है आप लोगों के ग्रुप में, मैं कोऑर्डिनेटर से कहूंगा कि वो दोबारा भी शेयर कर दें। अच्छा जी, उसके बाद है, ठीक है जी। अच्छा, इफ़ाज़ साहब कह रहे हैं कि लेक्चर स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, लेक्चर अब स्टार्ट कर देते हैं हम। फ़ाज़ साहब मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ आदमी है, तो टाइम जो है वो ज़ाया करना पसंद नहीं कर रहे हैं। चलें जी, हम फ़ाज़ साहब से सॉरी कर लेते हैं और क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंटेशन वगैरह सारा कुछ आप लोगों का पहले हो चुका है, उसको काइंडली दोबारा देख लीजिएगा, फाइल करने का तरीका भी उसी में आपको नज़र आ जाएगा। मैं जिस जगह से स्टार्ट लेने लगा हूँ, वो सिर्फ इतना बताऊँगा कि हमारा ये कोर्स है 4 से 5 महीने का, सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइज़र, ठीक है? जिसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, वो आपके सामने ये मौजूद हैं। कोर्स ड्यूरेशन होगी 4 महीनों की, टोटल लेक्चर्स होंगे तकरीबन 48 से लेके 60 तक, और आम तौर पे 60 तक ही जाते हैं, ठीक है? मतलब कम नहीं होते, ज़्यादा हो जाते हैं। लेक्चर ड्यूरेशन आपकी हुआ करेगी 1 एंड अ हाफ आवर, 30 मिनट्स की हुआ करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर सेशन। अप्रॉक्सिमेटली 100 क्रेडिट आवर्स के आपके ये सारे लेक्चर्स बनेंगे, और ये तमाम लेक्चर्स आपके आपके एलएमएस पोर्टल के अंदर अपलोड कर दिए जाते हैं। वहाँ पे आपके प्रॉपर ये कंप्लीट जो है सिलेबस होता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई चीज़ मिस हो रही हो, आप कल को बैठे आपको चीज़ें ना मिलें, लेक्चर ना मिले, हर चीज़ उसके अंदर आपको इंशाल्लाह मौजूद मिलेगी। मॉड्यूल्स देख लें जी। पहला मॉड्यूल है आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग, देन इनकम टैक्स होगा कंप्लीट प्रैक्टिकल, जिसमें आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी होगा सारे का सारा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकली रिटर्न फाइलिंग, नोटिस वगैरह के रिप्लाईज, लीगल ड्राफ्टिंग, ऑनलाइन अपील फाइलिंग, और इनकम के जितने भी हेड्स हैं सारे हेड्स को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हर तरह की एप्लीकेशन फाइल करना, रिफंड्स लेने, स्टे वगैरह की एप्लीकेशन फाइल करना, ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी, साथ में ऑर्डिनेंस से हेल्प भी ली जाएगी। ये होगा इनकम टैक्स के अंदर। सेल टैक्स बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा जैसे कि इनकम टैक्स है, प्रैक्टिकल होगा, साथ में सेल टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, सेल टैक्स रूल्स 2006 पढ़ेंगे, साथ में आईआरएस के ऊपर प्रैक्टिकल काम करेंगे। इसके अलावा जो आपकी प्रोविंशियल सेल टैक्स की रिटर्न्स होंगी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की, सिंध रेवेन्यू बोर्ड की, बीआरए की, केपीआरए वगैरह की, वो सारी की सारी वो भी उन पोर्टल्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एससीसीपी का काम आ जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इसमें भी हम लोग
एससीसीपी का जो लाइव पोर्टल है हमारे पास इस टाइम लीप है। पहले ई सर्विसेज होता था, अब लीप के नाम से है, एससीसीपी का पोर्टल है। एससीसीपी के पोर्टल पे हम लोग लाइव कंपनीज रजिस्टर करेंगे, कंपनीज बनाना सीखेंगे। इसके अलावा कंपनीज को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक में, पब्लिक से प्राइवेट लिमिटेड में। इसके अलावा कंपनीज के डायरेक्टर्स लगाना, और ये जितने भी छोटे बड़े आमतौर पर कुछ चीजें आपने सुनी हुई हैं और बहुत सारी चीज जो अभी तक आपने सुनी भी नहीं है, वो तमाम काम करना हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे और हेल्प लेंगे कंपनीज एक्ट 2017 से और कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2024 से। इसके अलावा हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट होगा, पार्टनरशिप फर्म्स बनाना सीखेंगे, एनजीओ बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं आपके, क्या उसे कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस वगैरह बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि पार्टनरशिप फर्म को आपने टैक्स में कैसे रजिस्टर करना है, आपने कंपनी को टैक्स में कैसे रजिस्टर करना है, उनकी रिटर्न फाइलिंग वगैरह कैसे होगी। उसके बाद चले जाएंगे जी हम लोग आईपीओ, ट्रेडमार्क और लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम होगा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की मेंबरशिप होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन, कॉल सेंटर की रजिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर हाउस की रजिस्ट्रेशन। इसके बाद फ्रीलांसर की रजिस्ट्रेशन। फिर पाकिस्तान सिंगल विंडो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपको आपने जो है वो कैसे अपने क्लाइंट को लेके देना है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन, चाहे आपने वहाँ पे कोई एक अपनी इंजीनियरिंग कंपनी जो है फर्म है उसको रजिस्टर करवाना हो, या फिर आपने एज एन इंजीनियर उस चीज़ को लेके चलना हो। उसके बाद ईओबीआई, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे आपने यहाँ, अगर आप खुद एक कंपनी है तो आपने अपने एम्प्लॉयज को वहाँ पे कैसे एंटर करवाना है। तो इसके बाद मॉड्यूल 6 होगा आपका डिजिटल मार्केटिंग का, तो जिसके अंदर आपको ऑनलाइन लाइव एड्स वगैरह लगाने सिखाए जाएंगे, किस तरीके से आप एड्स वगैरह लगा के अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और किस तरीके से आप ऑनलाइन उनके साथ काम कर सकते हैं। ये टोटल 6 मॉड्यूल्स चलेंगे आपके, और टाइम लगेगा करीब 4 से 5 महीने का। ठीक है। जो लोग आप में से इस 4 से 5 महीने वाले कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, उनका कोर्स भी आज से ही शुरू हो गया, क्योंकि हमने आज से स्टार्ट लेना है मॉड्यूल 1 आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग और इनकम टैक्स से। बेसिकली आज हम स्टार्ट लेंगे इनकम टैक्स से। और जिन लोगों ने एडमिशन लिया है 1 मंथ कोर्स में, जो कि ये वाला 1 मंथ कोर्स है आपके सामने, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर, ठीक है, ये 1 मंथ कोर्स है। ये 1 मंथ कोर्स बेसिकली हमारे 4 मंथ कोर्स का ही पहला मॉड्यूल है। ठीक है। उसका जो पहला मॉड्यूल है ना, ये आगे उसके सब मॉड्यूल्स हैं, आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, रिटर्न फाइलिंग ऑन आईआरएस, नोटिस, रिप्लाईज एंड अपील्स और डिजिटल मार्केटिंग। तो जो लोग 1 मंथ कोर्स में आए हैं उनकी क्लासेस भी आज से ही शुरू हो गई हैं, और जो आपके 4 मंथ कोर्स वाले हैं उनकी क्लासेस भी आज से शुरू हो रही हैं। और ये एक ही क्लास होगी आप दोनों तरह के लोगों की, 4 मंथ वालों की भी और 1 मंथ वालों लोगों की भी। तकरीबन 15 से 17 क्लासेस आपकी लगेंगी। और आप ये देखें, टोटल लेक्चर्स होंगे आपके 15 से 17 तक चले जाते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम 17 तक जाते हैं, नॉर्मली 15 लेक्चर्स होते हैं। 15 लेक्चर्स के बाद 1 मंथ कोर्स वालों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो 4 मंथ कोर्स वाले होंगे उनका यूं समझ लें कि पहले 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, और वो उसके बाद आगे सेल टैक्स में मूव कर मॉड्यूल 3 में। ठीक है। तो और जो 1 मंथ कोर्स वाले होंगे उनको उनका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और आपके जो 4 मंथ कोर्स वाले होंगे वो नेक्स्ट सेल टैक्स पढ़ेंगे। फिर ये बाकी सारी चीजें अपनी कंप्लीट करके उन्हें 4 से 5 महीने के बाद उनका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये हमारा ओवरऑल तरीकाकार होगा जी। और बाकी ये फाइल्स दोनों ही अपने अपने कोऑर्डिनेटर्स वगैरह से मंगवा लीजिएगा, जिस कोर्स में भी आपने एडमिशन लिया हो या लेना हो। तो दोनों फाइल्स को अच्छे से रीड करें, तमाम एक एक चीज को रीड करें कि जी क्या क्या काम करवाया जाएगा, क्या नहीं करवाया जाएगा, कितनी देर में करवाया जाएगा। उसके बाद ये जितना भी सिलेबस है इसको अपने पास एक फिल्टर बना के रखें। ठीक है। फिल्टर बना के रखने से ये मुराद होता है कि इस तरीके की पीडीएफ फाइल बना लेना, प्रेजेंटेशन बना लेना, ये सारे काम बहुत सारे लोग कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, उसके अंदर चीजें ऐड करी जाना कि जी हम ये भी करवाते हैं वो भी करवाते हैं, ये चीजें मुश्किल नहीं है इस तरीके की प्रेजेंटेशन फाइल बनाना। लेकिन उन चीजों के ऊपर फिर पूरा उतरना कि हम ये चीजें वाकई ही करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये चीज ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप इस सिलेबस वाली फाइल को एज अ फिल्टर अपने पास रखा करें, और क्रॉस चेक किया करें कि क्या हमारा जो इदारा है वो हमें ये सारी चीजें करवा रहा है, या ये नहीं कि उससे इदारे से कोई आपने लड़ना है कि जी आप हमें चीजें क्यों नहीं कर, इदारे ने कौन सा ये चीजें पीछे कहीं मतलब जनरेट करनी है, ये क्रिएट करके, कि क्रिएट करने पे शायद इदारे के कोई पैसे लगेंगे और ना क्रिएट करेंगे तो पैसे नहीं लगेंगे, नहीं। टीचर ने पढ़ाना है,
मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं क्या है मैक्सिमम मुझे एक आधी क्लास और देनी पड़ जाएगी। सिर्फ़ यही वजह हो सकती है ना कि अगर मैं कुछ चीज़ें स्किप करूँगा, तो नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। इस फ़िल्टर का अपने पास रखने का मकसद क्या है कि जब आप लोगों को लगे कि टीचर से शायद ये चीज़ गलती से स्किप हो गई है क्योंकि वो एट द सेम टाइम 2-2 3-3 4-4 बैचेज़ को पढ़ा रहे होते हैं, तो नहीं पता चलता कि किस बैच की कौन-सी चीज़ होगी, कौन-सी नहीं होगी। बाय द वे प्रॉपर हिसाब रखा जाता है। आप लोगों की अपनी-अपनी कोर्स शीट होती है हमारे सामने, पता होता है कि किस लेक्चर में क्या चीज़ पढ़ाई गई है और कौन-सी चीज़ रह गई है। बट फिर भी जब डेली लेक्चर पे लेक्चर आ रहा होता है, तो कुछ चीज़ें स्किप हो भी सकती हैं। इसलिए सिर्फ़ अपने इस फ़ाइल को अपने पास रखना है। जो चीज़ मिस हो रही हो, वीक के एंड पे बता दें जाके या जो है वो मंथली बता दिया करें या तब भी नहीं बताना तो कोर्स के एंड पे जाके बता दें। चीज़ों को हाइलाइट कर दें कि जी ये चीज़ें हमारे कोर्स में कवर नहीं हुई, इन्हें करवाया जाए। फिर उसके बाद मेरी उसके ऊपर चाहे 1 क्लास लगे, चाहे 10 क्लासेस लगें, मेरा वो फ़र्ज़ बनता है, मैंने वो सारी चीज़ें आपको कवर करवानी है। तो ख़ैर ये था जी कोर्स का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब हमने और बातें जो है वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। अब हम चलते हैं जी टॉपिक के ऊपर। हमारे वैसे मैंने पहली 2 क्लासेस में अपना तारुफ करवाया हुआ है। अभी फिर से बताता हूँ, मेरा नाम नुमान अहमद है जी, पर्सनली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, ठीक है? और बाकी वो मेरे बारे में जो लिखा हुआ है वो आप लोग उधर फाइल से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, आज के हमारे टॉपिक्स होंगे व्हाट इज़ टैक्स, ठीक है? उसके बाद इनकम टैक्स और सेल टैक्स में क्या डिफरेंस वगैरह है? फिर उसके बाद इनकम टैक्स क्या चीज़ है? उसके बाद एफबीआर क्या चीज़ है? फिर जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या चीज़ है? एफबीआर की वेबसाइट और आईआरएस क्या चीज़ है? रिटर्न ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी क्या है? पर्सन्स इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कौन-कौन से होते हैं? उसके अलावा अगर हम बात करें जी तो फिर टोटल इनकम किसे कहते हैं एज़ पर सेक्शन 10, टैक्सेबल इनकम किसे कहते हैं? एग्ज़म्प्ट इनकम किसे कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम कौन-कौन से होते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली चीज़ क्या है? कौन वो लोग हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीकाकार क्या बताया है सेक्शन 114 ने? और फिर अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है यानी कि जो तनख्वाह लेने वाला बंदा है, वो अपनी रिटर्न कैसे फाइल करता है, ये करवाएगा। फिर उसके तनख्वाह में मज़ीद जो अमाउंट्स वगैरह ऐड करते हैं, हम उसके जो नफ़ा-नुकसान वगैरह होते हैं, परक्विज़िट्स उन्हें कहते हैं, पर्क्स कहते हैं, सेक्शन 13 के मुताबिक वो कैसे ऐड कर दें। ये सारी चीज़ें आएँगी आज की क्लास में इंशाअल्लाह। अगर कोई चीज़ मिस होगी तो वो नेक्स्ट चली जाएगी। यहाँ पर भी आप में से कुछ भाई होंगे जो ये सोचेंगे कि ये तो शायद आज की क्लास बिल्कुल ही ज़ाया जाएगी। क्योंकि जी सर तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं कि एफबीआर क्या होता है, तो हमें भी पता है एफबीआर क्या चीज़ है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। हम तो बहुत एडवांस चीज़ें सीखने आए हैं। तो मेरे भाई तमाम एडवांस चीज़ें ही इंशाल्लाह इस हमारे इस कोर्स में होंगी। लेकिन इसी कोर्स में कुछ भाई ऐसे भी हैं आपके जो अभी स्टार्ट से समझने के लिए आए हैं, थोड़ा उनका जो है वो इससे पहले इतना एक्सपीरियंस नहीं है सेशन का, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आज पहली क्लास में खोल-खोल के रख देनी है, ठीक है? इसके बाद जो अगला काम होगा वो तो फिर वही है ऑर्डिनेंस होगा और आईरेस होगा और हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, चीज़ों को समझने की तरफ जाना है। अच्छा जी, ओरिएंटेशन में मैंने शायद यहाँ पे एक्सेल में एक छोटे से वो नोट्स से बनाए थे, देखता हूँ अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है तो इसी से शुरू कर देते हैं हम लोग। हाँ जी, मैं इसी से दोबारा से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, टैक्स के बारे में। ठीक है जी, व्हाट इज़ टैक्स? अच्छा जी, टैक्स क्या चीज़ है? टैक्स के बारे में मैंने ये बताया था, दोबारा से बता देता हूँ कि किसी भी मुल्क की हुकूमत को ना पैसा चाहिए होता है अपने मुल्क को चलाने के लिए, लोगों के इंतज़ामात को देखने के लिए, क्योंकि ओवरऑल स्टेट एक हेड होता है ना, तो हेड ने ही सारी चीज़ों को चलाना होता है। अब आपको पता है किसी भी चीज़ को आजकल चलाना हो तो वो पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। पैसा ही चाहिए, पैसे से ही सारे काम होने हैं। तो अब स्टेट को भी जब अपने मुल्क को चलाना होता है यानी कि हुकूमत को जब इंतज़ामात देखने होते हैं तो हुकूमत को भी पैसा चाहिए, ठीक है? तो हुकूमत को जो पैसा चाहिए उसके लिए मैंने डिफरेंट सोर्सेज़ बताए थे जो कि हो सकते हैं नॉर्मली, जिसमें मैंने बताया था कि ज़मीन से निकलने वाली जो मादनियात होती हैं या धात वगैरह होती हैं या ऑयल वगैरह या सुई गैस जिस तरह है हमारे यहाँ, ठीक है? नेचुरल गैस, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इन चीज़ों को बेचकर पैसा कमा लेती हैं। उन्हें टैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मैं जो है ना इंटेंशनली आपको टैक्स का थोड़ा-सा एक कंपैरिज़न बता रहा हूँ कि अगर किसी कंट्री में अच्छे मिनरल्स निकलते हों, तेल निकलता हो, सोना-चांदी निकलती हो, तो उन्हें टैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
ठीक है। फिर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं उनमें टूरिज्म बहुत अच्छा चलता है, मतलब उन कंट्रीज के अंदर लोग जाना इतना पसंद करते हैं कि एक एक साल के अंदर जो है ना कई कई करोड़ लोग सालाना एनुअली जा रहे होते हैं। इस चीज को भी आप लोग सर्च करके देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें एनुअली जो है वो कई करोड़ लोग जाते हैं विजिट करने के लिए। तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एनुअली जो है अगर फॉरेनर्स इतने विजिट कर रहे हो तो वो मुल्क जो है टूरिज्म से कितना पैसा बना रहा है, उनने भी टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये आगे मैंने वही मिसाल दी हुई है मिनरल्स और ऑर्स वाली, कि जिन कंट्रीज के पास सोना बहुत ज्यादा निकल रहा है या तेल बहुत ज्यादा निकल रहा है, जिस तरीके से आपके सामने जो है वो अरब कंट्रीज वगैरह आ जाती हैं, तो इन लोगों को भी टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। फिर कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज आ जाती है ना, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज को फिर सहारा लेना पड़ता है इनकम टैक्स का। जो कंट्रीज अपना मादनियात की दौलत से, या तो वो जिसे कहते हैं कि मादनियात का फुकदान होता है उधर, या फिर वो लोग खुद ही मादनियात अपनी निकाल नहीं पा रहे होते अपनी स्टेट में से, अपने कंट्री में से, तो उन्हें फिर टैक्स का सहारा लेना पड़ता है। टैक्स फिर क्या चीज है, बेसिकली पब्लिक की इनकम में से लिया जाने वाला हिस्सा। ठीक है, इस चीज को आप लोग देखें, मैं लिखा हुआ है जी कि पब्लिक की इनकम में से लिए जाने वाला हिस्सा, यानी कि आप अपने ही मुल्क में रहने वाले लोगों को ये कहते हैं कि जी आप लोग जो पैसा कमा रहे हो ना उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा हमें दे दो, ताकि हम लोग मुल्की मामलात को बेहतर तरीके से रन कर सकें। ठीक है। अब ये जो थोड़ा थोड़ा पैसे की कलेक्शन होती है ना, इस कलेक्शन को कहा जाता है इनकम टैक्स। और इससे ही जो मुल्की मामलात हैं वो बेहतर तरीके से चलते हैं। इसमें आपके सेहत के मामलात आ जाते हैं, लाइक आपके सरकारी अस्पताल हैं, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाता है पूरे का पूरा। इसके अलावा और पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपका क्लीनिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है, आपका हाइजीन का डिपार्टमेंट आ जाता है। इसके अलावा ये फूड अथॉरिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। ये सारे अल्टीमेटली हेल्थ के अंडर ही आ रहे हैं। इसके अलावा फिर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, बच्चों की मुफ्त तालीम, ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह, ये सारा कुछ टैक्स से ही चल रहा होता है। ठीक है। इसी तरीके से आपके पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ये रोड्स वगैरह होती हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ये आप अगर बाहर निकलते हैं मूव करते हैं तो आपके जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आपको मिलता है। ठीक है। अमन व अमान के जो जितने भी इंतजामात किए जा रहे हैं इन सब के पीछे आपका टैक्स होता है। तो इसलिए अवाम से पैसा मांगती है हुकूमत, और अवाम से जो पैसा मांग रही होती है हुकूमत, उस पैसे का नाम टैक्स है। ठीक है। आप उसे इनकम टैक्स भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसका एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में उसका नाम टैक्स है। फिर आगे टैक्स चलते हैं कि इनकम टैक्स किसको कहेंगे और सेल टैक्स किसको कहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि ये टैक्स होता है। अच्छा जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारे टॉपिक है जी के इसके अंदर सेल टैक्स और इनकम टैक्स के दोनों लफ्जों से ही आपने समझना है। टैक्स के साथ हमने शुरू में लफ्ज इनकम लगा दिया था तो वो इनकम टैक्स बन गया। दैट मीन्स के हमारी जो आमदन हम लोग कमाते हैं उसमें से हम अगर कोई पैसा एफबीआर को दें और वो रेशियो भी हमारी इनकम के ऊपर ही लगे, यानी कि हमारी इनकम की ही कोई परसेंटेज हो, तो उसे हम इनकम टैक्स कहेंगे। और अगर हम लोग जो सेल्स करते हैं, कारोबार करते हुए जो चीजें बेचते हैं, उनकी मालियत की कोई परसेंटेज अगर उसके ऊपर लग जाए, जो चीजें हम बेच रहे हैं लोगों के पास जा रही हैं, उन चीजों की मालियत के ऊपर अगर कोई परसेंटेज लग जाए, तो उसे हम लोग सेल्स टैक्स कहेंगे। ठीक है। सेल टैक्स देना होता है नॉर्मली हर महीने, इनकम टैक्स देना होता है सालाना। 30 जून को हर साल टैक्स ईयर खत्म हो जाता है, और 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आपका टाइम होता है इनकम टैक्स के रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के। अभी रिटर्न फाइल करने का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया तो इससे भी आपने परेशान नहीं होना, ये सारा कुछ मैं सिखाऊंगा भी समझाऊंगा भी। लेकिन 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक रिटर्न्स फाइल की जाती है। हमारी अगली चीज आ गई है जी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में वैसे तो आप लोगों को मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि क्यों लिया जाता है और इनकम में से किस तरीके से लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगली चीज लिखी हो जी एफबीआर। एफबीआर कहते हैं जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। ठीक है। बेसिकली हुकूमत ने एक चले इसको इस तरीके से शुरू करते हैं कि हुकूमत को फंड्स चाहिए, तो हुकूमत के आपको पता है हमेशा डिपार्टमेंट्स होते हैं। हुकूमत की आगे डिविजन्स बनी होती हैं, मिनिस्ट्रीज बनी होती हैं। ये सारा कुछ क्यों होता है, इसलिए होता है कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड जो एक्सपर्टीज है उनको यूज करते हुए अपने अपने जो स्पेसिफिक एरियाज को वो डील कर रहा होता है। ओवरऑल एक मुल्क की जो हुकूमत है वो सारा कुछ खुद से तो नहीं कर सकते ना। हुकूमत ने हमेशा इदारे कायम किए होते हैं, वजारतें कायम की होती हैं। इसी तरीके से
ये जो टैक्स की हम अभी पढ़ के आए हैं कि जी टैक्स कलेक्ट करना, तो टैक्स का पैसा इकट्ठा करने के लिए हुकूमत ने एक इदारा बना दिया और उसका नाम रख दिया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, फेडरल से मुराद आपको पता है वफाक को कहते हैं। ठीक है, यानी एक आपके कंट्री के अंदर जो डिवीजन होती है वो सूबों की होती है, प्रोविंसेस होते हैं, और दूसरे नंबर पे एक चीज होती है वफाक, जिसे हम फेडरल कहते हैं। ठीक है, तो फेडरल को अगर आपने बहुत ज्यादा सादा अल्फाज में अभी समझने की हद तक जानना है ना, तो आप समझ लें कि जो इस्लामाबाद से बैठ के जो पूरा मुल्क कंट्रोल किया जाता है उसे कहा जाता है वफाकी अमूर या वफाकी इंतजामात या वफाकी कंट्रोल, फेडरल भी उसे कहते हैं। और अगर हर सूबा अपने अपने मामला को खुद देख रहा हो तो उसे कहा जाता है प्रोविंशियल। ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं हम, या प्रोविंशियल मैटर्स को वहां से जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता है। तो वो आपके प्रोविंसेस के मैटर्स आ जाते हैं। और फिर जो अब ये जो एफबीआर है, अब ये एफबीआर एक वफाकी इदारा, सो दैट मीन्स कि टैक्स कलेक्शन भी एक वफाकी नौयत का काम है। ठीक है, इस तरीके से आपने इन चीजों को समझना है। अगर एफबीआर एक वफाकी इदारा है तो फिर दैट मीन्स कि एफबीआर जो काम करता है वो काम भी वफाकी नौयत का है, यानी कि टैक्स कलेक्शन भी किसी एक सूबे से स्पेसिफिकली नहीं हो रही होगी, टैक्स कलेक्शन भी फिर पूरे मुल्क से हो रही होगी, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि वफाकी इदारा कर रहा है, तो वफाकी इदारा तो पूरे मुल्क में काम करता है, किसी एक स्पेसिफिक सूबे में काम नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद इनकम, अच्छा इसमें लिखा हो जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है आपके पास आने वाला इनफ्लो ऑफ कैश या इनफ्लो ऑफ मनी। तो बेसिकली हुकूमत जब टैक्स कलेक्ट करती है तो हुकूमत के पास खजाना आता है, रेवेन्यू आता है। अच्छा जी, उसके बाद है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि हुकूमत ने लाजमी तौर पे एक इदारा बनाया हुआ है जो कि टैक्स की कलेक्शन करता है। अब वो इदारा जो है, इदारे ने भी तो कोई कवानीन को फॉलो करना है। इदारे के पास, इदारे को कैसे पता होगा पहले दिन से कि मैंने ये सारा कुछ कैसे करना है? ठीक है, इसी तरीके से जो टैक्स पेयर होते हैं यानी कि जो आम आदमी होता है, आम आदमी ने टैक्स कैसे जमा करवाना है, कितना जमा करवाना है, हो सकता है एफबीआर वाले उसे गलत कह रहे हो, उनसे कैसे बचना है, चीजों को क्रॉस चेक वगैरह कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको बताता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, तो बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एक ऐसी किताब है कानून और ज़ाब्तों की, जिसके अंदर तमाम तर तरीके लिखे हुए हैं। ठीक है, कि किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, और टैक्स पेयर को लिखा हुआ है कि किस तरीके से वो अपना टैक्स जमा करवाएगा। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से ही हमने इंशाल्लाह सारा कुछ पढ़ना है। मैं अभी के लिए आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो ये है जी आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये आप लोगों के ग्रुप में भी इंशाल्लाह अभी सेंड कर दिया जाएगा, बाकी आप लोग खुद भी चाहें तो एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो यहीं से इंशाल्लाह हम लोगों ने सारा कुछ अपना पढ़ना शुरू कर देना है। जी बिल्कुल, सेल टैक्स एंड सर्विसेज फाइल करना सिखाते हैं हम लोग। प्रोविंशियल सेल टैक्स उसी को कहते हैं। तो आपका केपीआर है, पीआर है, बीआर है वगैरह का। जी जी जी, जजाकल्ला। जी मिस नहीं, मिस नहीं, मिस्टर ही हैं इकरार साहब। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टार्ट से समझ आ गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो कंट्रीज हैं, ये लोग अपने अदर देन टैक्स इनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम इतने हैं कि इन्हें टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर, ये आपके पास जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। ठीक है, दिखा भी देता हूँ कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, अगर आप लोगों को बाद में ना पता चले। सिंपल गूगल पे जाना है आपने, और आपने सर्च कर देना है जी, बल्कि एफबीआर लिखें तो एफबीआर की वेबसाइट आ जाएगी। ये ऊपर आगे fbr.government.pk, आप सिंपल गूगल पे लिख के एफबीआर सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ये एफबीआर की वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट ओपन हो गई है, मेन पेज है जी ये वेबसाइट का। ठीक है, अच्छा ये वेबसाइट थोड़ी लेट लोड हो रही है, तो हो सकता है मेरी तरफ कोई इंटरनेट का इशू हो, तो इस चीज़ को भी काइंडली साथ साथ चेक करते रहा करें, बता दिया करें कि कहीं इंटरनेट में तो कोई इशू नहीं है, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, आपको वीडियो ठीक नज़र आ रही है।
तो अगर ऐसा ही होगा, सारी चीज़ें ठीक है, तो फिर दैट मीन्स के एफबीआर की वेबसाइट में इश्यू आ रहा होगा कोई। खैर वेबसाइट ओपन हो जाएगी ना जी, तो आपने जाना है इस जगह पे, ये जो मेन पेज बना हुआ, इसमें आप चले जाइए यहाँ पे ऑर्डिनेंस पे, ठीक है? ऑर्डिनेंस पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज इनका ओपन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये वेबसाइट में ही इनके इशू है। खैर ये पेज ओपन हो गया ना, तो ये आ रहा है ऑर्डिनेंस के वाले कॉलम में, ये आ रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फिर से पेज लोड होगा, पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जितने भी एडिशंस होंगे ना, ये जितने भी आप समझ के पब्लिकेशंस होंगी, वो आ जाएंगी ऐसे लिस्ट बना के। इनमें जो सबसे ऊपर टॉप पे होगा ना, ये सबसे लेटेस्ट वाला होगा, यानी कि इसके अंदर टैक्स के न्यू रेट्स होंगे, जितनी भी तब्दीलियां वगैरह आ चुकी होंगी कानून में, वो सारी तब्दीलियां इसके अंदर लिखी होंगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो साथ ही ये आपके पास ऐसे ओपन हो जाएगा, और आप लोग जो है इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आराम से। ये बेसिकली एक पीडीएफ फाइल आपके पास ओपन हो गई है। इस पीडीएफ फाइल को आप ये एरो पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये है जी इनकम टैक्स ऑडियंस। अभी आगे हमने इसी के बारे में पढ़ना है अभी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसके जी टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ये चीजें आपने आपसे किसी ने पूछनी नहीं है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बताओ कितने चैप्टर्स हैं, कितने उसके अंदर स्केड्यूल्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। कोई चीज भी, कोई क्लाइंट आपसे आके ये सवाल नहीं पूछा है। क्लाइंट को हमेशा अपनी मुश्किल, अपने मसले का हल चाहिए होता है। वो आपको हमेशा आके अपना मसला बताएगा कहेगा कि जी मुझे टैक्स का नोटिस आया है, मेरा इतना टैक्स बन गया है, मैंने नहीं जमा करवाना। या कहेगा कि जी मैंने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की थी, अब मुझे नोटिस आ गया, वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर रिटर्न फाइल करो, मैं कैसे करूं रिटर्न फाइल। इस टाइप के सवालात होते हैं। वो ये नहीं आपसे पूछें कि जी ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है, आपको आता है कि नहीं आता, इस टाइप की चीजें नहीं पूछी थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस क्या चीज है, ठीक है? तो ऑर्डिनेंस के अंदर है जी टोटल 13 चैप्टर्स। चैप्टर से मुराद क्या चीज होती है? जिस तरह आप लोग एक आम कोई भी कोर्स की किताब देखते हैं, तो उस किताब में अक्सर ये चीज होती है ना कि जी पहले फॉर एग्जांपल कोई साइंस की बुक देखो आप, तो चैप्टर 1 में होगा कि जी ये प्लांट्स के बारे में है, चैप्टर 2 एनिमल्स के बारे में होगा, चैप्टर 3 जो है वो स्टार्स के बारे में होगा, प्लैनेट्स के बारे में होगा। चैप्टर 4 में चले जाएंगे जी, तो ऐसी कोई और चीज निकल आएगी, फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी के बारे में आ जाएगा, गाड़ियों के बारे में आ जाएगा। तो आप लोग एक चीज फील करोगे कि हर चैप्टर के अंदर कोई ना कोई ऐसी खसूसियत होगी, कोई ना कोई ऐसी यूनिकनेस होगी, एक ऐसी फर्क होगा जिस वजह से उसको अलग से लिखा गया। यानी 10 सफ़ों के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, उन 10 सफ़ों के बाद क्यों एक नया चैप्टर शुरू हो गया, 11वां सफ़ा उसी पहले वाले चैप्टर में क्यों नहीं ऐड किया गया? क्योंकि 11वें सफ़े पे अब जो बात आने लगी थी, वो बात पहले 10 सफ़ों वाली बातों से मुख्तलिफ थी, उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं बन रहा था। तो इसलिए दरमियान में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यही चीज आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी ऐसे ही है, सेम टू सेम। इसके अंदर भी 13 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर की अपनी अपनी कोई यूनिकनेस है। लेकिन आपने चैप्टर्स याद नहीं करने, ना ही आपने ये याद करना है कि किस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें शामिल है। ठीक है, हाँ, याद करने वाली कौन सी चीज है जो कि आपको वक्त के साथ साथ खुद ही याद हो भी जाएगी, वो चीज है सेक्शंस। वो आपको बताता हूँ कि उसको आपने कैसे दे के चलना है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं, इसके अंदर 14 स्केड्यूल्स हैं, 14 स्केड्यूल्स हैं। कोशिश करें अपनी अपनी मोबाइल फोन्स वगैरह में, अगर आप लोग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन कर सकते हैं तो साथ उसको ओपन भी करके रखें, ताकि आप लोगों को बेहतर चीजें समझ आए। और अच्छा जी, 14 इसके अंदर स्केड्यूल्स हैं। अब स्केड्यूल्स क्या होते हैं जी? स्केड्यूल्स समझ लें कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? आपका जो चैप्टर्स है ना, 13 चैप्टर्स जब इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किताब के अंदर पूरे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर स्केड्यूल शुरू होते हैं। फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल। स्केड्यूल में भी जी हर स्केड्यूल की अपनी एक खास पहचान है, इसी वजह से तो उसका एक अलग से नाम है, ठीक है? इसमें टैक्स के रेट्स होते हैं, किस चीज के ऊपर कितना टैक्स का रेट लगना है, टैक्स ना देने पे क्या पनिशमेंट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसके अलावा जितने भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, टैक्स वगैरह के रेट्स वगैरह सारा कुछ, वो आपके स्केड्यूल्स में आता है। किसी को अगर एग्जम्पशन मिलनी हो, टैक्स उससे ना लेना हो, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, किस चीजों को फॉलो करना पड़ता है, ये तमाम चीजें आपको 14 स्केड्यूल्स में से मिल जाएंगी। उसके बाद आते हैं जी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेक्शंस, 242 सेक्शन।
आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे, सेक्शन का ज़िक्र होता है जी आपके पास जो आपका मुल्क का जो इंस्टीट्यूशन है सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी जो है वो आइन वगैरह में ज़िक्र आता रहता है सेक्शंस का, फलाँ सेक्शन के तहत ये बात ऐसी है, फलाँ आर्टिकल के तहत ये बात ऐसी है। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी 242 सेक्शंस यानी कि बेसिकली 242 तरह की मुख्तलिफ जो है वो इसके अंदर बातें हैं, जिनके लिए अलग-अलग एक प्रॉपर कोड रखा गया है, कि जब आपको किसी एक बात को जो है वो ढूँढना हो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में से, तो आपको अलग-अलग चैप्टर्स में ना सर्च करना पड़े, बल्कि आपको सिर्फ़ इतना पता हो कि मैंने फलाँ नंबर सेक्शन पे जाना है और डायरेक्टली आप उस जगह पे पहुँच जाएँ। उसके बाद आती है जी सब सेक्शंस, तो हर सेक्शन के आगे सब सेक्शंस होते हैं, जो कि उस सेक्शन के बारे में थोड़ी-सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। और हर सेक्शन के बाद सबसेक्शन और हर सबसेक्शन के बाद क्लॉज़ आएगा और क्लॉज़ के बाद सब क्लॉज़ आएगा, ठीक है? ये इनकम टैक्स के जितने भी मॉड्यूल्स हैं सॉरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जितने भी हिस्से हैं, ये उनकी जो है बेसिकली ये है कि थोड़ी-सी ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन है, ताकि इससे आप लोगों को बेहतर समझ आ सके। अब ये क्लॉज़, सेक्शन, सबसेक्शन क्या होता है, ये मैं आपको ऑर्डिनेंस से पहले तो दिखा दूँ। ऑर्डिनेंस में आप जाएँगे ना जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चले जाते हैं यहाँ पे, कोई भी सेक्शन रैंडमली ओपन कर लेते हैं, चलें। जैसे कि यहाँ पर ही आ जाते हैं हम लोग, इसमें तो सारी चीज़ें नहीं आ रही। अच्छा ये देखें जी, मैंने जैसे कि एक सेक्शन ढूँढा है, सेक्शन 12 सैलरी, क्योंकि आप लोगों ने ये आज या कल इंशाल्लाह पढ़ना है, तो इसलिए मैंने यही सेक्शन ओपन किया है। सेक्शन है जी 12, ये लिखा हुआ सेक्शन का नंबर, मैं स्क्रीन थोड़ी-सी इसकी बड़ी कर देता हूँ। अब ये लिखा हुआ जी सेक्शन का नंबर, सेक्शन नंबर 12, इसका नाम है सैलरी। उसके बाद आगे ये 1 लिखा हुआ है। ये वाला जो 1 है और ये वाला जो 2 वगैरह हैं, ये कहलाते हैं जी सब सेक्शंस। तो हर सेक्शन के आगे सब सेक्शन होते हैं। उसके बाद अगर आप इस 2 से आगे देखें तो ये एक छोटा-सा ए लिखा हुआ है, इसे कहते हैं क्लॉज़, ठीक है? तो क्लॉज़ जो है वो बेसिकली इस सब सेक्शन का क्लॉज़ होता है। अच्छा, ये आपका क्लॉज़ आ गया जी, सब सेक्शन के बाद क्लॉज़ होता है और क्लॉज़ के बाद कुछ अगर क्लॉज़ेज़ भी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे पाएँ, तो उन्हें भी मज़ीद डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लॉज़ के आगे होते हैं फिर सब क्लॉज़ जो कि इस तरीके के होते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आपको इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करती है सेक्शंस के बारे में। इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक्सेल में एक चीज़ लिखी हुई थी, बल्कि मैं देखता हूँ अगर शायद मैंने किस बैच में लिखी है तो बल्कि ये देखिए इसी बैच में ये फेब बैच में लिखी थी। ये ना मैंने ऑर्डिनेंस के अंदर जो सेक्शंस वगैरह हैं उनके बारे में समझाने के लिए जो है ना मैंने थोड़ा-सा सीक्वेंस बताने की कोशिश की थी। कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर क्या होता है जी, सेक्शन नंबर होता है, सब सेक्शन नंबर होता है, क्लॉज़ नंबर होता है और सब क्लॉज़ नंबर होता है। इन्हीं चीज़ों से आप रेफरेंस देते हैं ना, आपने किसी को बताना हो कि ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ी है या ये कानून कहाँ लिखा हुआ है, तो आप हमेशा ये नंबर से ही बताते हैं ना। तो अच्छा, अब देखिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो सेक्शन नंबर है, वो मेरे घर में क्या अहमियत रखता है? मैंने ना इससे थोड़ी-सी एक मिसाल देके बताई है। कि जी जैसे सेक्शन नंबर है ना इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर में मेरा तीसरा नंबर है और मेरा नाम नुमान है। अब ये सेक्शन ने इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन अब जो पढ़ने वाला या रीडर है या जो भी जानना चाह रहा है, वो इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं क्या कहूँगा जी, मैं कहूँगा कि सब सेक्शन नंबर 1 जो है वो पढ़ लो आप। तो सब सेक्शन 1 में क्या लिखा होता है कि ये जो ऊपर वाला बंदा जिसका ज़िक्र हो रहा है, ये नुमान है और जिसका तीसरा नंबर है घर में, इस सब सेक्शन नंबर ये बताता है कि ये स्टूडेंट भी है, प्लेयर भी है और जॉब भी करता है, ठीक है? तो अब
तीन चीजों के बारे में एक ही सबसेक्शन के अंदर बता दिया गया। अब जैसे तीन चीजों के बारे में एक ही सबसेक्शन के अंदर बता दिया गया, तो अगला काम किसका है? क्लॉज का। क्लॉज बताएगा कि ये जी इसके अंदर, अब ये देखना है, आपने गौर करना है कि ये सेक्शन था, सेक्शन के बाद सबसेक्शन वन आया ना, तो ये आगे सबसेक्शन वन की कंटिन्यूटी है। ठीक है, वन और वन ए, ठीक है, ये आगे इसी की कंटिन्यूटी है। तो सबसेक्शन वन के आगे जो डिटेल दे रहा है वो क्लॉज वन दे रहा है। क्लॉज वन ये बता रहा है, सॉरी क्लॉज ए, क्लॉज ए ये बता रहा है कि नुमान अगर स्टूडेंट है तो वो सीए का स्टूडेंट है, और फिर वो अपने एक क्लॉज के अंदर तो इतनी इन्फॉर्मेशन दे के फारिग हो जाएगा, फिर वो क्लॉज बी के अंदर बताएगा कि वो साथ में एमबीए फाइनेंस भी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे अब क्लॉज ए के अंदर बात हुई कि सी स्टूडेंट है, तो क्लॉज ए के अंदर मजीद उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी। तो फिर उसमें क्या सब क्लॉज नंबर आया, उसने क्या मजीद इन्फॉर्मेशन दी है जी? सब क्लॉज ने कहा जी कि क्लॉज जो है वो सी स्टूडेंट के मुताबिक है, और क्लॉज में यानी कि सी स्टूडेंट लिखा हुआ है और एमबी फाइनेंस लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम क्लॉज ए की अगर मजीद डिटेल जाने, तो क्लॉज ए की मजीद डिटेल क्या होगी? सब सेक्शन वन क्लॉज ए सब क्लॉज वन सीए के 17 पेपर पास है नहीं मेरे अब तक। तो ये इस तरीके से आपने समझना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन सब सेक्शंस वगैरह को, और उसी के बाद आपकी आगे फिर जो चीजें आ जाएंगी वो आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बाद हम लोग इंशाल्लाह चले जाएंगे आईरस के ऊपर, और फिर सारी चीजें हम लोग आईरस और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को आपस में लिंक करके पढ़ेंगे। अच्छा जी, एफबीआर की वेबसाइट तो खैर मैंने अभी आपको ओपन करवा के दिखाई दी है, लेकिन उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि आइरस क्या चीज है। मान लिया कि एफबीआर की वेबसाइट तो वो है जो कि मैंने खोल के दिखा दी है, तो फिर आइरस क्या चीज है? आइरिस बेसिकली एफबीआर का वो पोर्टल है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये पोर्टल है जिसके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह की फाइलिंग होती है। ठीक है, तो अब एफबीआर की वेबसाइट तो आप लोग देख ही चुके हो, ये आइरिस है। अभी हम लोग जो है वो आइरिस भी यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं, और आइरिस से आपको आइरिस की अब देखिए वेबसाइट क्या लिख के आई है जी? iris.fbr.government.pk। अगर आपके पास ये वेबसाइट ना आए तो आप सिंपल IRIS लिख के सर्च कर लेंगे, और गूगल पे तो कोई भी इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आइरिस की वेबसाइट ही ओपन हो जाएगी। अब मैंने जैसे इसको एंटर किया तो ये देखें आइरिस की वेबसाइट ओपन हो गई। इस जगह के ऊपर जो है ये इनकम टैक्स भी के भी सारे काम हो रहे हैं, और सेल टैक्स वगैरह के भी सारे काम हो रहे हैं। तो यहाँ से जी हम लोग देखेंगे सारा कि इनकम टैक्स की रिटर्न हम लोगों ने कैसे फाइल करनी है, फाइल कैसे करना है किसी बंदे को, सेल टैक्स की रिटर्न उसकी हमने कैसे फाइल करनी है, कैसे हमने उसको फाइल करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से सीखेंगे। हमारा तरीकाकार ये होगा कि जो चीज़ हम लोग यहाँ से करने आएंगे प्रैक्टिकली चीज़ को ओपन किया करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है वो प्रॉपर उस चीज़ को रीड करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में से जाके कि इस चीज़ का मतलब क्या है, और इसका जिक्र यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्या इसका रीज़न है, ताकि उस चीज़ के बारे में हम लोग बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। और अच्छा जी, उसके बाद आपका ये आइरस हो गया। आइरस के अंदर जो लॉगिन आईडी होती है जी, ये हमेशा आपका यूजर नेम होता है, यानी कि आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, और जो आपका पासवर्ड होता है वो भी आपको एफबीआर ने शेयर किया होता है। अगर उसके बाद आपने चेंज कर लिया हो तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज एफबीआर ने आपको जो है उसका पासवर्ड भी शेयर किया होता है। और उसके बाद आ जाएंगे जी आपके पास इसके ऑनवर्ड चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हम लोग देख चुके हैं, ऑर्डिनेंस भी देख चुके हैं। और अच्छा, इसके बाद आ गई जी आपकी रिटर्न ऑफ इनकम, या इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या चीज़ होगी, और फिर पर्सन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा जी, ये जो रिटर्न ऑफ इनकम है ना, इसको आपने लाजमी समझना है। वैसे मैंने फाइनल वाले टॉपिक में भी बड़े अच्छे से ये बता दिया था। रिटर्न ऑफ इनकम में ये होता है कि आप जितने भी पूरे साल में जो पैसे कमाते हैं, और जितने पैसे आप लोग सेव करते हो, या जितने पैसे उसमें से खर्च हो जाते हैं, इन तमाम चीज का कमाने वाले पैसे और उनमें से खर्च करना, और उनमें से सेव कर लेना, यानी कि अपने पास बतौर एसेट बना के रख लेना, इन तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन एफबीआर को बताना, इसे कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, उर्दू में इसे गोशवारा भी कहते हैं, और इंग्लिश में से इनकम टैक्स रिटर्न भी कह लेते हैं लोग, और रिटर्न ऑफ इनकम भी कह लेते हैं। एफबीआर में इसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न का अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं।
अच्छा, अब ये जो चीज़ है कि अपनी इनकम की और अपने एक्सपेंसेस की और अपने एसेट्स वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन को एफबीआर को बता देना, इसका पीछे मकसद क्या होता है? एफबीआर क्यों हमसे ये चीज़ें पूछता है? एफबीआर हमसे ये चीज़ें इसलिए पूछता है कि पिछले साल हमारे पास जो दौलत मौजूद थी, क्या इस बार भी हमारे पास उतनी ही दौलत मौजूद है या उसमें कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क आया है? फ़र्क आया है तो क्यों आया है? और अगर दौलत आई ही नहीं है तो वो क्यों नहीं आई? इस चीज़ के बारे में एफबीआई फिर हमसे सवालात पूछता है अपने उसी सॉफ्टवेयर आइरिस के ज़रिए ही। चलिए इसको जो है ना हम आइरिस पे देखते हैं थोड़ा-सा, बल्कि आइरिस पे जाने से पहले ना इसको थोड़ा-सा देखते हैं हम लोग एक्सेल पे। अच्छा जी, होता इसमें क्या है बेसिकली ये जो हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, मैं आपको थोड़ा-सा लॉजिकली इसके बारे में बताने लगा हूँ कि रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं साल 2025 की, हम लोग बात कर लेते हैं जी ईयर 2024 की और हम लोग बात कर लेते हैं ईयर 2023 की। अब देखा जाए जी तो ईयर 2023 में हमने एफबीआर को ये बताया था कि हमारे पास जो असासाजात है ना वो हैं तकरीबन 60 लाख के, ठीक है? ईयर 2024 में हम लोग गए हैं, तो हमने एफबीआर अब हम लोग असासाजात बताते कैसे हैं, हम लोग घर में जितनी भी चीज़ें पड़ी होती है ना, तमाम चीज़ों को काउंट करके उनकी मालियत देख के बता देते हैं। तो अच्छा, ईयर 2024 में जब हम लोग गए हैं ना जी, तो उस 2024 के अंदर इनके पास जो एसेट्स वगैरह हैं, उन सब की जो मजमूई कीमत बनती है, वो मजमूई कीमत बन जाती है जी तकरीबन 65 लाख रुपए। अच्छा, अब देखा जाए आप लोग, तो 60 लाख से जब हम 65 लाख पे गए हैं, तो ये फ़र्क आ गया। फ़र्क कितना है? 5 लाख रुपए का। तो अब ये जो 5 लाख रुपए का फ़र्क आया है ना, एफबीआई इसके बारे में सवाल पूछता है कि ये 5 लाख रुपए कहाँ से आया है और इसमें फ़र्क क्यों आया है? ठीक है? तो अब एफबीआई जब ये सवाल पूछता है ना कि 5 लाख रुपए कहाँ से आए हैं, तो फिर हम एफबीआई को आगे से यही जवाब देते हैं कि जी हमने ये पैसा मेहनत से कमाया है। जब एफबीआई को ये कहा जाता है कि जी हमने ये पैसा मेहनत से कमाया है, तो एफबीआई क्या कहता है? एफबीआई कहता है कि ठीक है, जो आपने पैसा मेहनत से कमाया है ना, अगर वो 6 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर टैक्स दे दो। यानी इससे हमें समझ ये आया कि टैक्स लेना एफबीआर की अव्वलीन तरजीह नहीं है। तो अब ये जब बताएँगे हम, ओके वो 5 लाख रुपए कहाँ से आया है या हम लोग 60 लाख से 65 लाख पे कैसे गए हैं, तो इसका बताने का तरीकाकार क्या होगा, हम लोग अपनी इनकम की इन्फॉर्मेशन देंगे कि जी हमने इतनी इनकम कमाई थी पूरे साल में 12 महीनों में, उनमें से इतने पैसे यूज़ हो गए, इतने पैसे हमने रख लिए थे, वो पैसे ये मौजूद हैं। ये जिस तरीके से ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम अगर एफबीआर को देते हैं, तो ही ये सही तरीकाकार है, ठीक है? एफबीआर को सारी इन्फॉर्मेशन सही-सही देनी चाहिए। अच्छा जी, अगली बात की तरफ जाते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन एफबीआर को हमने देनी है, इसी का नाम तो इनकम टैक्स रिटर्न है। यानी अब होगा क्या, जब दोनों सालों में तज़ाद आ गया 5 लाख रुपए का, तो फिर एफबीआर जो है, वो आपसे सवाल पूछेगा कि पैसा कहाँ से आया है। फिर आप उसके जवाब में उसको प्रॉपर एक जो है वो जिसे कहते हैं कि डिटेल दोगे, जिसमें आप बताओगे कि जी मैंने इतने पैसे कमाए थे, फलाँ दिन कमाए थे, उसके बाद मैंने ये चीज़ खाई है या ये चीज़ मैंने इस्तेमाल की है या ये मैंने चीज़ इस्तेमाल के लिए खरीद ली है, यहाँ पे मैंने पैसा उड़ाया है या मैंने पैसा सँभाला है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको। ठीक है? अब ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ना, यही इन्फॉर्मेशन इसी का नाम इनकम टैक्स रिटर्न है। और इसकी ज़रूरत हमेशा इसीलिए पड़ती है कि जब आपकी दौलत में फ़र्क आ रहा होता है। अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न ना फ़ाइल करें तो ये जो 60 से लेके 65 लाख तक का फ़र्क आया है, ये 5 लाख रुपए को ऐसे समझ लिया जाएगा जैसे ये नुकसानदेह है। ठीक है?
जैसे ये गलत है, नाजायज़ है। ये असल में वजह होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने की। तो ये चीज़ जो है मैंने बता दी आपको। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ आती है इनकम टैक्स लायबिलिटी की। मैं अभी बात कर रहा था कि आपकी जो इनकम है वो मिनिमम 6 लाख होनी चाहिए, यानी कि 6 लाख से भी ऊपर होनी चाहिए। तो फिर जो है आपके ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स आपने तभी जमा करवाना है अगर आपकी आमदन 6 लाख से ऊपर है। अगर आपकी आमदन 6 लाख या 6 लाख से नीचे है तो फिर आपने कोई टैक्स वगैरह जमा नहीं करवाना। तो जी, उसके बाद चलते हैं, हमारे पास अगली चीज़ आती है इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी के बारे में मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है जी, वो ये है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी कब अराइज़ होती है? जब आमदन 6 लाख से ऊपर हो, यानी कि नेट इनकम आपकी 6 लाख से ऊपर जाए। उससे पहले-पहले आपकी कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं होती, आपने कोई टैक्स वगैरह जमा नहीं करवाना होता। तो अब ये जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, ये भी आगे जाके आपके टैक्सेस के साथ एडजस्ट भी हो सकती है, क्योंकि आप लोग सारा दिन जो चीज़ें वगैरह खरीदते हो, उनके अंदर भी तो टैक्सेस होते हैं, तो ये उसके साथ एडजस्ट भी हो सकती है। लेकिन खैर वो जब टॉपिक आएगा विथहोल्डिंग टैक्सेस का, तो उस चीज़ को हम लोग तब देख लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी के लिए इतना बता रहा हूँ कि जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न होती है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो फाइलर बने, जो टैक्स रिटर्न फाइल करता हो, वो पैसा भी जमा करवाए हुकूमत को। पैसा सिर्फ़ उन्हीं लोगों ने देना है, जिनकी वो चीज़ जो इनकम है वो 6 लाख से ऊपर चली जाएगी, ठीक है? अब जिनकी इनकम 6 लाख से कम है, वो लोग कोई भी उसके अंदर टैक्स देने के लिए, जिसे कहते हैं कि रवादार नहीं है, टैक्स उनके ऊपर लागू होता ही नहीं है, ना ही कोई दायरे वाले आके उन्हें कहेंगे कि आप लोग लाज़मी टैक्स जमा करवाओ। टैक्स सिर्फ़ उसी का पोर्टल निकाल लेगा, आईआरएस सिर्फ़ उसी का टैक्स कैलकुलेट करेगा, जो कि 6 लाख से ऊपर पैसे कमा के आया होगा। अब इसको जो है थोड़ा-सा प्रैक्टिकली देखते हैं हम आईआरएस से। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनकी रिटर्न्स के अंदर अब तक जो रिटर्न्स जा चुकी हैं, ठीक है, 2024 की रिटर्न। चलिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए रिटर्न कैसे फाइल होती है। यहाँ मैं गया हूँ जी नॉर्मल रिटर्न पे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा साल 2023। क्यों? क्योंकि 2024 की रिटर्न उन्होंने ऑलरेडी फाइल कर दी हुई है। अब मैं साल 2023 लिखा है ना, इसको मैं सर्च करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। अब ये आ गया जी साल 2023। अब आप लोगों ने देखना है किसमें किस तरीके से फ़र्क पड़ता है जब आपकी आमदन 6 लाख से ऊपर जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सैलरी है, अगर मैं सैलरी लिख देता हूँ जी, मेरी सैलरी है 5,60,000 रुपए, और मैं इसको कर देता हूँ जी कैलकुलेट। अब देखिए जैसे हम लोग टैक्स चार्ज एंड पेमेंट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटेशंस में आप जाओगे ना, तो आपको क्या नज़र आएगा, 5,60,000 रुपए आमदन थी और इसके ऊपर टैक्स वगैरह बिल्कुल कोई भी नहीं है, ठीक है? अब क्यों? क्योंकि ये 6 लाख से कम है अमाउंट। अब अगर मैं इस 5,60,000 को, आप लोग देख लें अगेन कि यहाँ पे इस जगह पे सामने आना है, एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने आना है टैक्स। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को कर देता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 5,60,000 की बजाय 6,60,000, 6,60,000 लिखने के बाद आपने जी कैलकुलेट का बटन दबाना है। जैसे ही आप कैलकुलेट का बटन दबाओगे, कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि वैल्यूज़ चेंज हो जाएँगी। उसके बाद आप टैक्स चार्ज एंड पेमेंट्स पे जाओगे, कंप्यूटेशंस में जाओगे ना, तो एंड पे आपको क्या नज़र आ रहा है? एडमिटेड इनकम टैक्स अब कितना बन गया? 1,500 रुपए टैक्स बन गया। अब आपको 1,500 रुपए टैक्स का चालान भरना पड़ेगा, तो फिर आप फाइलर होंगे, ठीक है? तो ये फ़र्क होता है, अगर आपकी इनकम 6 लाख से ऊपर जाती है, तो आपके ऊपर टैक्स बन जाता है, और अगर आपकी इनकम
6 लाख से कम रहती है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है? तो इसलिए जो है वो 6 लाख का जो हिस्सा है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि इसी से आपका पता चलेगा कि आपकी टैक्स पे करने के लायबल हैं आप या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स नहीं पे करते लेकिन अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि टैक्सेस भी बहुत सारे पे करते हैं और उन वो बेचारे अर्निंग वगैरह भी नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिली-जुली चलती रहती हैं। लेकिन अभी के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि हर वो बंदा जो फाइलर होता है, वो टैक्स नहीं देता लाज़मी तौर पे, लेकिन हर वो बंदा जिसकी टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है, उसके लिए फाइलर होना ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं आप लोगों को यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि जितना मैंने पढ़ा दिया है, उसको भी इनफ समझें, और बाकी आप लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास 1 लाज़मी तौर पे लेके आनी है, उसी में फ़ायदा करने का तरीकाकार है, वो तरीकाकार आपने वहाँ से देख के आना है। मैं आप लोगों के साथ क्लास का लिंक दोबारा से शेयर कर दूँगा। आज फर्स्ट डे था जी हमारा, और क्लास भी 9 बजे के बाद वाली है, नॉर्मली तो 8 से 10 हमने फ्री हो जाया करना है, तो इसलिए ये क्लास थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लग रही है। और अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स देखता हूँ, सुनता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। ये क्लास हमारी जानी चाहिए थी जी 9:30 तक, 30 मिनट्स के तो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं ना, लेकिन मैं जो है इसको 30 मिनट से ज़रा पहले ही वाइंड अप कर रहा हूँ, तो फिर देखते हैं जी इसके अंदर क्या हिसाब-किताब बनता है। अच्छा जी, इसके अंदर अगर हम देखते हैं जी, अच्छा जी, मैं आप लोगों के माइक्स जो हैं वो भी ओपन कर देता हूँ, और आप लोगों के जो ओरली क्वेश्चंस हो वो भी आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन वन बाय वन हैंड रेज़ अपने कर लीजिएगा। मैं एक-एक नाम बोलता जाऊँगा, आप लोग ओरली अपना सवाल पूछ लीजिएगा। लेकिन पहले जिन भाइयों ने सवाल लिखे हुए हैं मैं उनका जवाब देता जाऊँ, फिर हैंड रेज़ वालों का भी जवाब देता जाऊँगा, ठीक है? तो 1 सेकंड जी बस मुझे दें। मैंने आपको आज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताया है, फिर बाकी सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। तो मैम माइक्स जो है जी ये माइक्स मैंने अनम्यूट कर दिए, लेकिन अभी आप लोगों ने किसी ने भी खुद को अनम्यूट नहीं करना। मैं पहले जो लिखे हुए सवाल हैं बस उनका जवाब दे के फिर मैं आता हूँ। फ़हाद बेग साहब आपसे शुरू करते हैं इंशाल्लाह। नुमान साहब कह रहे हैं जी आज किसी क्लाइंट को फाइलर कर दें, स्टार्ट एनटीएल बनाना, उसको फाइलर करना, फाइलर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एटीएल चालान बनाना, बाद में स्टेटस चेक करना। ये सारा कुछ मेरे भाई नुमान साहब सारा कुछ लाइव दिखाया हुआ है, क्लास 1 में जाएँ, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, आपको रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपको ऐसे ही समझ आएगा जैसे आपके सामने लाइव हो रहा है, ठीक है? सिर्फ क्लास 1 में जाएँ आप, जो ओरिएंटेशन क्लास है, कोऑर्डिनेटर्स काइंडली ओरिएंटेशन क्लास की जो हमारी पहली ओरिएंटेशन क्लास है ना कोऑर्डिनेटर, वो आप लोग ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है? करने को मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी वजह ये है, मैं क्लास दोबारा से यानी वो कंडक्ट कर सकता हूँ, कि आपको पता है ऑफ सीज़न चल रहा है, तो फौरी तौर पे हर वक़्त हमें इस तरह के बंदा नहीं मिल जाता, जो कहे कि जी मुझे अभी के अभी आप फाइल करें। इवन दैट आ भी जाएँ तो वो कहते हैं कि जी उनकी कोई ना कोई ज़रूरत होती है, रजिस्ट्री वगैरह के पर्पज़ के लिए उन्होंने फौरी फाइलर होना होता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारी क्लास डेज़ का इंतज़ार कर सकें। तो हाँ, उन दिनों मेरे पास एक क्लाइंट था,
तो फिर मैंने ओरिएंटेशन में वो सारा काम करके दिखा दिया था, आपको सारा कुछ वहां से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। रिकॉर्डिंग देखें फिर भी ना समझ आए, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए वादा होना चाहिए आपका कि आप इसी क्लास के बाद यानी कल रात तक आप लोग रिकॉर्डिंग देख लोगे वो, क्योंकि कल रात तक अगर आप वो रिकॉर्डिंग देखोगे तभी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकोगे उसके मुतालिक। हाँ फिर भी आपको ना समझ आए तो फिर आप उससे मुतालिक मुझसे सवाल कर सकते हैं। इनकम टैक्स के साथ सेल टैक्स कोर्स नहीं हो सकता फैसल भाई। इनकम टैक्स ही एक मंथ में नहीं पूरा होता, तकरीबन 1.5 महीना इनकम टैक्स ले जाता है। सेल टैक्स भी तकरीबन 1.5 महीने का ही कोर्स है, तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं 1 महीने में तो कभी भी नहीं पूरी हो सकती। हाँ आप ये जरूर कर सकते हैं, अगर आपको बाकी सारी चीजें नहीं पढ़नी, कॉर्पोरेट और ये वो, आप खाली इनकम टैक्स और सेल टैक्स पढ़ लें। आप 2 महीनों का यानी कि 2 महीने तो नहीं बनेंगे, 2.5 से 3 महीने का आपका टाइम पीरियड बनेगा। आप सिर्फ खाली इनकम टैक्स और सेल टैक्स में एडमिशन ले लें। ठीक है। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट में एडमिशन लेना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बीच में सेल टैक्स आपको स्किप करना पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स और सेल टैक्स तो साथ साथ है। तो आप चाहें तो इन दोनों में एडमिशन ले सकते हैं इकट्ठा। वो आपको कोऑर्डिनेटर जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया गाइड कर देंगे। अगर हमारे होटल से कोई लंच करे और अमाउंट 1,62,000, तो हम 1,62,000 में कितना इनकम टैक्स ऐड करेंगे। इकरार साहब आपको जो है वो थोड़ी सी गलती लगी है अभी। सवाल आप नहीं सही से पूछ पाए, मतलब इसमें ना सवाल ऐसे नहीं बनता। ये जो होता है ना अमाउंट के साथ जो हम टैक्स पे करते हैं, ये इनकम टैक्स नहीं होता, ये सेल्स टैक्स होता है। तो सेल टैक्स इस टाइम जो चल रहा है ना, वो चल रहा है 18%। ठीक है। तो 1,62,000 के को आप 18% से मल्टीप्लाई करके जो टोटल अमाउंट बन जाएगी आप वो पे कर देंगे। लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कैंटीन से उसने क्यों खाना खाया है, आपके पल्ले से खाया है, खुद खाया है, आप क्यों पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अलग हैं, लेकिन इनकम टैक्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इब्रार साहब अब हमने पूरी ब्रेक कर ली है। कल से जो हमारी क्लासेस हो करेंगी उसमें प्रॉपर ब्रेक भी हो करेगी इंशाल्लाह 10 मिनट की। वैसे तो जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, बल्कि नहीं, कल से आपकी क्लास 8 से 10 स्टार्ट होनी है ना। हाँ तो करीब 8 बजे यहाँ पे ईशा का टाइम हो जाता है। तो खैर अगर तो नमाज दरमियान में आई तो फिर हम नमाज के लिए ब्रेक ले लेंगे, नहीं तो अलग से 10 मिनट की हम लोग ब्रेक ले लिया करेंगे। हमें जब कोई नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई कैसे देना है हमें, ये जी प्रॉपर नोट्स की क्लासेस है, मैंने आपको सिखाना है। और उनके रिप्लाईज जो है, उनके टेम्पलेट्स वगैरह सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्लासेस में भी। आपके ग्रुप्स में भी आपको हर तरह के नोटिस का टेम्पलेट दिया जाएगा, उसका रिप्लाई बना के दिखाया जाएगा, फिर आपने वो अपने पास रखने हैं। जब आपको नोटिस आए तो आपने उन रिप्लाईज को यूज भी करना है। और आपको लॉजिकली रिप्लाईज बनाना भी सिखाऊंगा। ये नहीं कि जब भी कोई नोटिस आए तो आप कभी मुझे कहें या किसी और को कहें या अपने किसी और कोलीग को, दोस्त को कहें कि यार फलां नोटिस का रिप्लाई नहीं कोई इससे मिलता जुलता पड़ा, मैं वो कॉपी पेस्ट करके दे दूं। नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। लॉजिकली रिप्लाई बनाना सीखें, जो 2-4 काम की बातें हैं वो उसके अंदर लिखें, आपका रिप्लाई प्रॉपर एक्सेप्टेबल होगा। लेट्स सपोज हम 2024 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हमें 2024 का नोटिस आया हुआ है। उसको जब हम रिप्लाई नोटिस पे क्लिक करते हैं तो हमने किस वाले टास्क पे क्लिक करना है, आपने करना है जी उसमें होता है कि फाइल रिटर्न ऑन रिसीविंग ऑफ नोटिस या फाइल रिटर्न ऑन रिसीट ऑफ नोटिस। ये सबसे पहला जो ऑप्शन होता है ना, आपने उस पे जाना है, टास्क 1 पे जाना है। बाकी इस तरीके के जो सवाल हैं बाबर साहब आप जरूर पूछ लें, मैं आज पहला दिन आंसर कर रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट जो है वो मेरी कोशिश होती है कि इन सवालों को मैं सबसे एंड पे लूँ, क्योंकि ये फिर हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे उन्हें भी बिल्कुल नहीं समझ आ रही हो कि नोटिस क्या चीज है, क्यों भाई ने ये सवाल पूछा है। हाउ टू गेट फर्स्ट एंड सेकंड ओरिएंटेशन, आप अभी कोऑर्डिनेटर आपके ग्रुप में भेज देते हैं जी। सेकंड ओरिएंटेशन को इग्नोर कर दीजिएगा, इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। फर्स्ट ओरिएंटेशन में फाइल करने का तरीकाकार है, उसको लाजमी देखिएगा। जिनका टैक्स इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ सैलरी ही डिडक्ट कर लेता है, वो कहाँ मेंशन करेंगे जी, वो करते हैं सेक्शन 149 पे जाके मेंशन। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको, ये गए एडजस्टेबल टैक्सेस में, और एडजस्टेबल टैक्सेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। इसके आगे आपने लिख देना कि जी मेरी सैलरी के ऊपर टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ये टैक्स बना था ना हमारा 1,500 रुपए, तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉरी यहाँ पे सैलरी लिखनी है हमने, 6,80,000 थी आई थिंक। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड आ गया कितना, 1,500 रुपए। अब जब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना कि मेरा 1,500 रुपये मेरे एम्प्लॉयर ने या मेरे बॉस ने पहले ही डिडक्ट करके हुकूमत को जमा करवा दिया था, तो फिर इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो कंप्यूटेशन में टैक्स चार्जेबल बन रहा है ना,
अब ये देखिए, अब एडमिटेड इनकम टैक्स खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ पर विद होल्डिंग इनकम टैक्स के नाम से 1500 आ गया। ऊपर टैक्स चार्जेबल बना था 1500, और नीचे जब विद होल्डिंग इनकम टैक्स 1500 आया कि जी पहले से विद होल्ड हो चुका है, तो उसने इस चीज को कैंसिल कर दिया। लेकिन बाकियों ने इसके ऊपर जरा जोर नहीं डालना, ये चीज टॉपिक में आएगी तो फिर मैं दोबारा करवाऊंगा। सर, जो 6 लाख अकाउंट बैलेंस हो ईयर एंड पर, तब टैक्स लगेगा। मीन अगर मेरे अकाउंट में 15 लाख ईयर में आया है, मैंने 14 विड्रॉल कर लिया है, क्या मेरे पर टैक्स लगेगा? नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि भाई अक्सर पूछते हैं, तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ अच्छा सवाल, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए। आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, इसका बिल्कुल भी आपकी आमदन के साथ ताल्लुक नहीं है। आपकी आमदन वो है जो आप खुद एफबीआई को बताएंगे कि मैंने इतना पैसा कमाया है। आमदन से मुराद होता है कि पूरे 12 महीनों में आपको तनख्वाहें कितनी मिली है। पूरे 12 महीनों में अगर आपने मकान किराए पे दिए हुए थे, तो मकानों का किराया कितना वसूल किया है। कारोबार कर रहे थे, तो पूरे 12 महीनों में बचत कितनी आई है। ये होती है इनकम। बैंक में पड़ा हुआ पैसा कभी भी आपकी इनकम नहीं होता। ठीक है। आपके बैंक में 50 लाख पड़ा है, तो भी आपने कोई टैक्स नहीं देना अगर आपकी आमदन नहीं है तो। और अगर आपके बैंक में 1 रुपया भी नहीं पड़ा और आपकी आमदन जो है वो क्या उसे कहते हैं कि करोड़ों रुपए की है, तब भी आपने आमदन के हिसाब से टैक्स देना है। ये नहीं किसी ने पूछना यदि आपके तो बैंक में पैसे नहीं थे और आप टैक्स ना दो, ऐसा नहीं होता। बाकी अगले टॉपिक्स में ये चीज आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। इनकम टैक्स कितना होता है, कितने परसेंट? इनकम टैक्स जी स्लैब रेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। ये आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, इसी के अंदर आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्लैब रेट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप जाओगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, ये जी सेकंड शेड्यूल आ गया ना, आपने जाना है फर्स्ट शेड्यूल में। ये है जी आपके सामने टैक्स के रेट्स। वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 6 लाख, टैक्स जीरो है। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 12 लाख, तो 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 6 लाख। इस तरीके से ये टैक्स के रेट चलते जा रहे हैं। ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे अभी पेज में बताता हूँ, 479 पे जो है ना, ये शुरू हो जाएंगे आपके टैक्स के रेट्स। फी डिटेल्स वगैरह आपको आपकी कोऑर्डिनेटर्स बताएंगे डियर, वो मुझे नहीं पता। क्लास 1 में कैसे जाना है जी, वो रिकॉर्डेड लेक्चर, स्पेशली ओरिएंटेशन क्लास, नमाज के ब्रेक, जी जी जरूर करेंगे इंशाल्लाह मेरे भाई। अ, मैं करवाता हूँ उनकी ग्रुप में शेयर, या हो सकता है क्लासेस शेयर हो चुकी हैं ओरिएंटेशन क्लास। इनकम टैक्स में सेक्शन क्या है? मीन 149 इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ जी, सेक्शंस के बारे में मैंने बताया था। बेसिकली आपका जो पूरी किताब है ना, उसके अंदर चैप्टर्स बने हुए हैं। तो हर चैप्टर्स के अंदर उसके अपने अपने सेक्शंस होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे चैप्टर 1 के अंदर 20 बातें की गई है ना, अगर तो वो 20 बातें चैप्टर 1 के हद तक आ गई हैं। ठीक है। अब एक तरीका तो कार तो ये है कि अगर मैंने किसी को कोई खास बात बतानी है ना, उसका इशारा देना है, तो मैं कहूंगा कि जी चैप्टर 1 और उसकी बात नंबर या सेक्शन नंबर, लाइन नंबर कह लें आप, लाइन नंबर 15, चैप्टर 1 लाइन नंबर 15। ठीक है। फिर मैंने किसी को बताना ही होती है कोई और चीज, तो मैं कहता हूँ जी चैप्टर नंबर 5 की लाइन नंबर 6। अब ये मुश्किल हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 की भी मैंने लाइनें याद करनी है, चैप्टर नंबर 5 की भी लाइनें याद करनी है। फिर जब भी मैंने बताना है चैप्टर नंबर 5 अलग बताना है, 1 अलग बताना है। तो एफबीआर ने आसानी कह दी है। एफबीआर ने ना पूरे के पूरे ऑर्डिनेंस की जो लाइन्स थी ना, यानी जो कवानीन थे, उनको एक ही ऑर्डर में चला दिया, 1 2 3। दरमियान में रुका नहीं एफबीआर, और करते करते 242 सेक्शंस तक चला गया। यानी कि 242 कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। उन्हीं में से एक कानून है
सेक्शन नंबर 149 यानी कानून नंबर 149। कानून नंबर 149 क्या बताता है? ये बताता है कि जी आपका जो एम्प्लॉयर या बॉस होता है ना आपकी कंपनी का, वो आपकी तनख्वाह में से पैसे डिडक्ट करके इनकम टैक्स जमा करवा सकता है एफबीआर को जाके। तो इस चीज के लिए आपने परेशान नहीं होना। बाकी जब आप पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएंगे। मैं माइक क्वेश्चन ले लेता हूँ नुमान साहब, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। एक बंदा बस एंड पे पहुंच गया। एक बंदा 10 से 12 लाख पर एनम कमा रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरी इनकम 6 लाख से कम है। कम ऐड करें और मुझे फाइलर कर दें, तो उसको बंदे को कैसे फाइलर करेंगे, और क्या इस तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जी? नहीं, आपने अगर अच्छा काम करना है तो जो उसका हिसाब किताब है, आपने जो वो बताता है ना, आपने उसी पे चलना है। ठीक है? आपने कभी भी क्लाइंट को गलत नहीं समझना। क्लाइंट आपको जो कहे आपने वही करना है, लेकिन आपने उसकी हर बात जो है उससे स्टेटमेंट जो है उससे लिखवा लेनी है। अगर वो कह रहा है कि जी मेरी इनकम 12 लाख है, लेकिन मैं शो करवाना चाह रहा हूँ 6 लाख या 5 लाख, आप शो करवाओ। तो कल को उसको नोटिस वगैरह, क्योंकि नोटिस के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उसके बैंक को देख के एफबीआर नोटिस भेज दे, हो सकता है उसके एक्सपेंस की डिटेल्स को देख के एफबीआर नोटिस भेज दे। तो ये सारी काम हो सकते हैं, नोटिस वगैरह से आ सकते हैं, प्रॉब्लम बन भी सकती है। लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि अगर आप उसको मशवरा देंगे तो वो परेशान होगा कि ये बंदा मुझे मशवरा क्यों दे रहा है बिला वजह का। हाँ, मशवरा मांगे तो उसको जरूर मशवरा दें, लेकिन मांगे बगैर मशवरा ना दें। और जिस तरीके से वो जो भी डिटेल्स है आप उसका काम वैसे ही करते जाएं। क्या एफबीआर के पास बैंक, जी पूरी तरीके से बैंक अकाउंट की एक्सेस होती है। अगर बैंक अकाउंट इन आउट और इनकम टैक्स रिटर्न में ह्यूज डिफरेंस हो तो एफबीआर नोटिस कर सकता है। अभी अभी रिसेंटली तकरीबन आज से कोई 1 महीना पहले ये नया कानून आया है जी एफबीआर का। अभी तक पूरी तरीके से कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन एफबीआर ने ये बता दिया है कि अगर आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन बड़ी ज्यादा हो और आपको कि जी इनकम मेरी है ही कोई नहीं, तो फिर उसका भी आपको नोटिस आएगा। बेसिकली ऑडिट का नोटिस होता है सेक्शन 176 और 177 का, जिसमें एफबीआर आपसे डिटेल्स मांगता है। तो वो आपसे क्या करेगा, मैक्सिमम जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजैक्शंस की मुकम्मल डिटेल मांग लेगा कि जी इतने पैसे आए हैं तो क्यों आए थे, उस जो जिस बंदे ने पैसे भेजे हैं उसकी स्टेटमेंट लेके आओ, उसने क्यों पैसे भेजे हैं उसका बयान लेके आओ। इस टाइप के नोटिस होते हैं। तो आपने किसी भी नोटिस से परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनवर्ड 4-5 महीनों के लिए तो आप लोग और मैं, हम लोग इकट्ठे हैं ही है ना। इसके बाद भी 1 साल तक अदारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन अभी 4-5 महीने के लिए तो बिल्कुल हम लोग क्लास के दौरान भी साथ हुआ करेंगे। आपको जो भी किसी को क्लाइंट को आपको नोटिस है फौरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसका हल कर लेंगे। अच्छा जी, लिखे हुए सवाल पूरे हो गए, चलते हैं जी। भाइयों ने हाथ खड़े किए हुए हैं जी। सबसे पहले अल सादून साहब लिखा हुआ है, तो काइंडली जी अल सादून साहब सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो सवाल का जवाब मुझे मिल गया था, वो एक और भाई जी मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ था तो मुझे आंसर मिल गया था। थैंक यू। जजाकल्ला। जी नुमान साहब। अच्छा, अस्सलाम जिस वालेकुम भाई सर। को मिलता जाए जी वो अपना हैंड डाउन करते जाइएगा। जी नुमान साहब। सर मैंने ये पूछना था कि अगर हम किसी क्लाइंट की लेट्स सपोज मेरे पास आ जाता है क्लाइंट, तो उससे उसका मैं जो रिटर्न होगी ये 2023 से स्टार्ट करूंगा कि 2025 में उसका जो ईयर सेलेक्ट करूंगा, वो कौन सा ईयर सेलेक्ट करूंगा? नहीं, आपके पास अगर अभी कोई क्लाइंट आता है ना, तो आपने उसका साल 2024 सेलेक्ट करना है, ना 23 करना है ना 25 करना है। मैं आपको तो बता हम देता हूँ। एक साल उसका पीछे रिकॉर्ड वो वहां से स्टार्ट करेंगे, हम आगे जाएंगे? नहीं, हमने उसका पिछले साल का रिकॉर्ड नहीं देना होता। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। आप अगर आज बैठे हुए हो ना, आपने आज किसी बंदे को फाइलर करना है, तो आपने अपने आप से सवाल ये पूछना है कि मैं इसकी किस साल की रिटर्न अभी फाइल कर सकता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा 2025 का। तो आपको ये पता है कि रिटर्न किस टाइम ड्यूरेशन की फाइल होती है? मेरी यकम क्वारी जुलाई से लेके 30 जून तक, यही फाइनेंशियल ईयर होता है ना। जी तो यही होता अब अगर हम ये देखें कि साल 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है, क्या वो कंप्लीट हो चुका है? तो नहीं, वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। अभी तो साल 2025 का जून आया ही नहीं है, अभी तो हम अप्रैल में बैठे हैं। दैट मीन्स कि हम लोग 2025 की रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। इससे पीछे जाएंगे तो 2024 आ जाएगा। 2024 कंप्लीट है तो हम लोग 2024 की रिटर्न फाइल करेंगे। उससे पीछे हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये चीज होती है जी। और एक और चीज, जो एक्सपेंसेस जो ये एफबीआई चेक करता है, एक्सपेंसेस और बैंक डिटेल्स, ये इसके अलावा वो कौन कौन सी चीजों से चेक करके, तो समटाइम ना मैंने सुना था कि वो एफबीआई ना बंदे को पता ही नहीं होता था, वो बंदे को खुद वो कहता है कि वो हो गया हुआ है, उसका रजिस्टर्ड हो गया हुआ है, वो कैसे होता है?
बंदे का जी इस तरीके से रजिस्टर होता है। आप 4 से 5 चीजें हैं जो रजिस्टर्ड चीजें होती हैं। आप जमीन की सेल परचेज करते हैं, एफबीआर के पास रिकॉर्ड चला जाता है। ठीक है, एफबीआर आपको उसे कहते हैं कि माइंड से वो बीटीबी मेरे वर्ड निकल गया, नहीं नहीं, एक और चीज कह बीटीबी रहा नहीं था। नहीं नहीं, वो एक टर्म जो है वो एफबीआर में बोली जाती है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है ना, बेसिकली हाँ एफबीआर जी आपकी जी कर देता है। तो ठीक अब है। वो जमीन की सेल परचेज हो, एफबीआर आपको तब कर सकता है। आपके बैंक में ह्यूज ट्रांजैक्शंस हो रही हो, एफबीआर को उसकी बेस पे कर सकता है। उससे आपके कोई लिमिट नाम है, पे, कोई ट्रांजिशन की कोई लिमिट है कि इतने से नहीं जी, अबव जाएंगे तो आप? नहीं नहीं, कोई लिमिट नहीं है। बहुत ह्यूज ट्रांजैक्शंस की मैं बात करूं, जैसे आपके पास कोई जो है मंथली आपके पास करोड़ों रुपए आई जा रहा है, जाई जा रहा है। एफबीआर आपको नोट, बेसिकली एफबीआर आपको ये नहीं कहता कि भाई आपको मैंने फाइलर कर दिया, आपका फाइलर होना बनता है। एफबीआर आपको हमेशा नोटिस भेजता है, नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 176। नोटिस आता है आपको, नोटिस के नीचे ये लिखा होता है कि इस नोटिस का जवाब दें आईरस में जाके। तो टैक्स पेयर आगे से कहता है कि मैं तो आज तक कभी आईरिस में गया ही नहीं हूँ, ना मैंने रजिस्ट्रेशन की है, ना मैं फाइलर हूँ। तो उस टाइम फिर ये ऑलरेडी हो चुका होता है, क्योंकि एफबीआर ने उसको नोटिस भेजा होता है कि आईरिस में जाके जवाब दो। तो एफबीआर उसको ऑटोमेटिकली पहले ही रजिस्टर कर चुका होता है, और इस नहीं बंदे सर, ने बस। उससे उससे ये सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो भेजते हैं नोटिस वगैरह, इसको इनको ना किसी बंदे को कॉल जाती है ना किसी को मैसेज आता है, ये इनबॉक्स में आ जाता है। तो आम सिंपल बंदे को क्या पता कि यार मुझे कोई नोटिस आया कि नहीं आया, तो उसका वो वहां तक अप्रोच कैसे करेगा? वो जब तक वो अप्रोच करवाता है उसको पेनल्टी पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या उसका काम बात बन जाती है। ये क्या इसका कोई है हल? जी, मैं आपको मैं इसको बता देता हूँ आपको। मैं बल्कि इसके रिलेटेड जो है आप लोगों के साथ एक अपील भी शेयर करूंगा। हम लोगों ने एक अपील की थी, और वो अपील अल्हम्दुलिल्लाह विन भी की है हम लोगों ने। उसमें भी ये चीज है कि जब भी एफबीआर किसी को नोटिस भेजेगा ना, तो एफबीआर के कवानीन के मुताबिक एक नोटिस का जो ई सेंडिंग जो है ना नोटिस की, वो इसको नहीं कहा जा रहा कि आईरस में भेज देना। ई सेंडिंग एफबीआर इसको कहता है कि उस बंदे के ईमेल पे भेजनी है, या फिर उसको कोरियर करवानी है उसके अपने एड्रेस के ऊपर। सबसे सर पहला ऑप्शन होता कोरियर में तो ये समझ आती है कि बंदा घर गया है, किसी ने रिसीव किया, साइन किए हैं, वो उसके एफबीआर के बाद ना बकायदा यूएमएस नंबर के जरिए ना उसके बाद वो वसूल हो जाएगा, या इस बंदे को चला गया नोटिस। अगर एक बंदे को ईमेल जानी है, जैसे मैंने बताया कि एक सफेद लोग हैं जैसे गांव के हैं, उनके जमीनें बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बाहर से पैसे आ रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, तो उस बंदे को क्या पता कि यार मेरे ईमेल में क्या आया नहीं आया। एक वो बंदा सफेद है, उसे वो अपना फोन चलाना नहीं आता। इसको फिर मीन एक बंदा ऐसा नहीं, ऐसे हजारों लोग होंगे जो ऐसे ही चल रहे होंगे, तो वो फिर हमें जब तक उस बंदे को चलता पता, तो तब तक तो उसके पास पता नहीं क्या तीन तीन दफा उसको पहुंचे होते हैं नोटिस, बाद में उसको पेनल्टियां पड़ जाती हैं, फिर एंड में जाके पता नहीं क्या, जब उसके पास उसका ऑर्डर पास हो जाता है, फिर जाके चलता पता कि यार ये उसके साथ ये काम हुआ, फिर उसने वकील करना है, फिर उसने आगे जाना है। ये चीजों के लिए स्टार्ट में कोई ऐसा कोई है आपके पास कि बंदा उसी टाइम में कोर्ट में जाएगा यार ये तो सारा इनका कसूर है, एफबीआर का, हमें किसी चीज का इसका पता नहीं है? नहीं जी, इसके बारे में जो है वो एक ही इंटरनेशनल कानून है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसके अंदर यही होता है कि ईमेल जो है उसको भी एक प्रॉपर जो है वो सेटिंग समझा जाता है, और कोरियर को भी। हाँ, अगर आपको ईमेल बिल्कुल ना रिसीव हो, कोरियर बिल्कुल ना रिसीव हो, और आप इस चीज को साबित कर दें कि मुझे ना कोरियर आया है ना मुझे ईमेल आया है, तो फिर उस सूरत में आप अपील कर सकते हैं, आप इस चीज को विन भी कर सकते हैं। लेकिन अपील भी कभी भी ऑर्डर पास होने से पहले अपील नहीं होती। ठीक है, नोटिस का हमेशा रिप्लाई होता है, और अपील जो होती है या केस करना या रेफरेंस दायर करना या केस को डिफेंड करना, ये सारे काम ऑर्डर पास होने के बाद वाले होते हैं। आपके ऊपर कभी भी पेनल्टी नहीं लगेगी जब तक आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो नहीं जाता। ठीक है, हाँ, जी ऑर्डर ठीक है। पास हो जाए तो आपके पास अपील का ऑप्शन होता है। आप अपील में भी हार जाते हैं तो फिर जाके आपके पास ऊपर पेनल्टी लगेगी, या ऑर्डर पास होने जी पर भी जी आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, लेकिन आपके पास अपील का ऑप्शन रहता है। जी जी। एक एक सर वो जमीन हो गया, एक बैंक हो गया, ट्रांजेक्शन वो थर्ड किया था। सर जी, आपके पास जो आपके व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स, इनका होता है जी आपके नाम पे, आपको गाड़ी वगैरह ले लेते हैं, तब भी जी एफबीआर जी के रिकॉर्ड में रहते हैं आप। सेकेंडली, चौथे नंबर पे आते हैं आपके एक्सपेंसेस। अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, लाइक आपने कोई एयरलाइन टिकट खरीद ली है, आप पाकिस्तान से यूके जा रहे हैं, पाकिस्तान से दुबई जा रहे हैं, तो इस बेस पर भी, एक्सपेंसेस की बेस पर भी एफबीआर आपको देखता है। ठीक हो गया। जी, सलमान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर एक तो मैं क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ आपसे और एक क्वेश्चन का आंसर चाह रहा हूँ। सर क्लैरिफिकेशन इस बात की सर कि आपने अभी बताया कि अगर हमने इस वक्त किसी बंदे को फाइलर करना है तो सिर्फ 1 साल यानी कि साल 2024 की ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जी, जी। सर मतलब मैंने सुना सर 2 साल की होती है एटलीस्ट ना, एक तो 24 की मतलब जो लास्ट ईयर होता है और एक उससे पिछले साल की भी, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था ये बात सुन के। जी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो ये होता है जी कि अक्सर कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो ज़रा थोड़े यही मैं कहूँगा कि पैसे ज़्यादा लेने के लिए काम बढ़ा लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जी 3 साल की होती है। हम लेकिन आप जब आप काम करेंगे इंशाल्लाह ये कोर्स करने के बाद तो आपको खुद ही आप इस चीज़ पे हँसेंगे कि ये क्या इन्होंने मज़ाक बनाया हुआ है, इसमें 2 साल 3 साल ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सिंपल एफबीआर ये कह रहा है कि आओ अपने जो करंट ईयर है उसकी इन्फॉर्मेशन दो और आप फाइलर कंसीडर हो जाओगे। लेकिन खैर लोगों ने ये बनाया हुआ है। हाँ, इसमें एक इश्यू क्या आता था, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अभी जो रिसेंटली 2024 के अंदर क्या हुआ था, एफबीआर ने नया कानून पास किया है। इससे पहले ये होता था 2024 से पहले कि अगर आप आज फाइलर हुए हैं ना, मैं भी आपको आज फाइलर करूँगा, तो आपका डाटा अभी अपडेट नहीं होगा। आपका डाटा कब अपडेट होना है, अभी ये अगला साल आ जाएगा, अगले साल ये 2025 का जब मार्च आएगा ना, तो मार्च में हर साल एफबीआर अपने रजिस्टर्स को अपडेट करता था। कई सालों से यही चलता आ रहा था कि एफबीआर मार्च में जाके अपने रजिस्टर्स को अपडेट करता था। जो लोग अभी मैं आज फाइलर करूँगा 2024 के लिहाज से, ठीक है? अब जो 2024 के लिहाज से मैंने फाइलर करने हैं, उन्होंने अगले साल मार्च में जाके अगर अपडेट होना है, फाइलर होना है, तो जिस बंदे ने आज फाइलर होना है, ज़मीन की सेल परचेज़ आज करनी है, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इसका तो मार्च आना है अगले साल जाके। फिर उन लोगों के लिए ये करना पड़ता था कि हम लोग 1 साल और पीछे चले जाते थे 2023 में। 24 की बजाय 23 में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि जो 2023 का फाइलर अपडेट होने वाला मार्च था ना, वो तो गुज़र चुका है। तो फिर एफबीआर उस मार्च के लिहाज से उसको 2023 के मुताबिक फाइलर कर देता था, ठीक है? और जो 2024 वाला होता था, वो तो अगले साल अभी मार्च आना होता था। इसलिए फिर हम लोग उस टाइम पे 2 सालों की रिटर्न फाइल किया करते थे, लेकिन पिछले साल से कानून चेंज हो चुका है, अब होता है फौरी तौर पे फाइलर रियल टाइम में। आप आज अभी सारा काम करोगे, आप चालान वगैरह पे करोगे, आप अगले दिन ही फाइलर हो जाओगे। ये चीज़ है। इसलिए अब हम लोग सिर्फ़ जो 2024 है, यानी कि इमीडिएट प्रीवियस ईयर है, सिर्फ़ उसी की रिटर्न फाइल करेंगे, उसी का चालान पे करेंगे। जी सर थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। सर दूसरा सर एक और क्वेश्चन भी था मेरा, वो ये कि जब पहली हम रिटर्न फाइल करेंगे, बंदे को फाइलर करेंगे, तो उसमें मतलब अगर इनकम जिस तरह आपने बताया 6 लाख से कम है तो टैक्स नहीं होगा। तो अगर सर पहले ही साल जब हम फाइलर हो रहे हैं इनकम 10 लाख है उसकी, तो सर उस ईयर में लाइक 2024 में उसकी इनकम है थी 10 लाख या 12 लाख रुपए, तो फिर टैक्स देना होगा? अरे क्वेश्चन ये है कि पहली दफा जब बंदा फाइलर होता है तो पहली दफा भी टैक्स देना पड़ता है? जी, जी, टैक्स आपको इवन दैट कि अगर आप फाइलर नहीं है ना, टैक्स आपको तब भी देना पड़ता है। आप टैक्स अभी भी दे रहे हैं, आप फाइलर नहीं है, आप टैक्स अभी भी दे रहे हैं। बेसिकली फाइलर होने वाला जो बंदा है ना, वो सिर्फ़ टैक्स देता है गिना-चुना। और जो नॉन फाइलर होता है, वो टैक्स दे रहा होता है, हो सकता है अपनी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा। आप अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप उसपे भी टैक्स दे रहे हैं। इसके अलावा आप अपने बिजली के बिल वगैरह में भी टैक्स दे रहे हैं। आप आजकल तो हर बंदा ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ करता है ई-कॉमर्स वगैरह से। आप लोग वहाँ पर भी जब आपकी क्रेडिट कार्ड की ट्रांज़ैक्शन होती है, वहाँ पर भी आप लोग टैक्स पे करते हैं। तो ये टैक्स अगर आप अपना अभी भी बैठ के कैलकुलेट करेंगे ना, तो शायद आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनती होगी, लेकिन आप टैक्स ज़्यादा दे चुके होंगे। इसलिए जो बंदा फाइलर होता है ना, तो उस टाइम वो बेसिकली टैक्स देने के लिए फाइलर नहीं होता। उस टाइम वो इसलिए फाइलर हो रहा होता है कि मैं टैक्स तो हमेशा से देता आया हूँ। मैं अब ये देखूँ कि क्या वाक़ई मेरा टैक्स बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनता, तो फिर जो टैक्स इधर-उधर आप दे रहे हो ना, ये आपको वापस होता है, रिफंड होता है। बिजली के बिल वाला टैक्स और ये वो, सारे रिफंड होते हैं और पहले साल भी आपको टैक्स देना पड़ता है, अगर आपकी आमदन 6 लाख से ऊपर है। जी सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ज ज जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, उसके बाद है भाई अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पहले भी आपसे एक चीज़ पूछी थी कि जिस तरह सेक्शन होते हैं, आपने कहा कि 142 सेक्शन है इनकम के। उसमें एक सेक्शन है 149 जिसको हम कहते हैं सेल इनकम फ्रॉम सैलरी
और एक सेक्शन है 155 जिसको कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मतलब कहने का ये है कि मुझे ये सेक्शन थोड़ा सा बता दें कि आगे डिटेल तो बंदा पढ़ ही लेता है कि ये 145 हैं और ये कहाँ से हमें मिलेंगे सेक्शन, कि मेरी एक इनकम है, मैं चाह रहा हूँ जिस तरह मैं सर्विसेज करता हूँ वो सेक्शन कौन सा होगा, उस पे भी कोई टैक्स होगा, या मैं कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ उसका सेक्शन कौन सा होगा, या मेरा कोई सेक्शन जिस तरह सैलरी पर्सन हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 149 सेक्शन है? क्योंकि जब पोर्टल में जाके हमने सारा वो पुट बिल्कुल। करना है तो हमें जाहिर बात है वहां पे तो सेक्शन सिलेक्ट करके वहां पे जाके मुतलका चीज को ऐड करना पड़ेगा। जी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने आ जाना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ये जो इंडेक्स है ना, ये हमने मेन जी पेज जी ओपन कर दिया है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ना तो यहाँ से ये सेक्शंस, ये लफ्ज लिखा हुआ है सेक्शन। सेक्शन को आप जी समझ लें, सेक्शन का मतलब है कवानीन। ये सेक्शन जी 1 जी या आ गया, ठीक है। सेक्शन 1 से लेके चलते जाएंगे तो 242 242 सेक्शंस आ जाएंगे आपके। यहाँ पे जाके 242 के बाद अब ये सेक्शंस खत्म हो गए हैं, ठीक जी है। जी अब बाकी जो चीज ये याद कैसे रहेगा कि मेरे मुतलका सेक्शन कौन सा है, ये होगा सारा कुछ अभी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से। अभी जैसे हमारा प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो चुका हुआ है, ठीक है। अभी जैसे अगर आपके पास कोई सैलरीड इंडिविजुअल आता है ना, जिसने अपनी तनख्वाह के ऊपर टैक्स अदा करना है, तो आपको अभी 149। मैं, नहीं नहीं 149 नहीं, 149 वो सेक्शन है जो ये बताता है कि उसका बॉस उसके पैसों में से टैक्स काट कैसे सकता है, और जी जी उसका, ठीक है। उसकी अपनी तनख्वाह के ऊपर टैक्स बनेगा कैसे, टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, उसके लिए सेक्शन 12 है, हम्म ये देखिए, ठीक है। सेक्शन 13 भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। सेक्शन 12 में ये जिक्र आएगा कि उसकी सैलरी कैसे उसको मिल रही है, उसकी ग्रेजुएटी और ये वो सारी चीजें। सेक्शन 13 में ये लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर उसके घर का बिल अदा करना शुरू कर दे तो वो भी उसकी तनख्वाह में डालो। अगर एम्प्लॉयर उसके जी घर में ड्राइवर भिजवा दे कि ये ड्राइवर महीना आपको ही सर्विसेज देगा, आपके बच्चों को स्कूल लेके जाया करेगा, लेके आएगा, तो उसकी तनख्वाह भी इसकी सैलरी में डाल दो, ठीक है। हम्म इसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी से कोई पैसे कमाते हो तो उसके लिए सेक्शन 15 है। इसी तरीके से अगर आप लोग, आप जैसे आपने कहा कि जी मैं सर्विसेज देता हूँ, तो आप जो सर्विसेज हम्म देते हैं सर्विसेज बिजनेस में जाती है, सेक्शन 18 आप पढ़ोगे, उसके अंदर आपकी सर्विसेज चली जाएंगी। तो ये आपको साथ हम्म साथ होगा, ठीक है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि ये जो वाले सेक्शंस है ना, जो दूसरे हैं 147 से लेके 156A तक, ये सेक्शंस हम्म होते हैं आपके विद होल्डिंग के। यानी ये बता रहे हैं कि जो इनकम्स हम पीछे पढ़ के आए हैं, अगर उन इनकम्स के अंदर टैक्स हम्म की डिडक्शन अपने आप टैक्स पे करने के बगैर ही टैक्स कट जाए, तो उसको ये वाले सेक्शंस लगते हैं। जी जी ठीक है। चल और सर एक विद जी जी। वेल्थ स्टेटमेंट का थोड़ा सा कर दें, ये भी पार्ट्स ऑफ इनकम ही है? नहीं, वेल्थ स्टेटमेंट पार्ट्स ऑफ इनकम नहीं है। मैंने जब ये आपको एक्सेल वाली जो मैंने मिसाल दी थी ना, ये वाली, ये असल हम्म में बेसिकली ये आपकी वेल्थ है। वेल्थ जो है ना, वेल्थ ही असल में वो फिल्टर है जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल हम्म करते हैं। यानी कि आपकी हम्म 2023 में वेल्थ थी 60 लाख रुपए। वेल्थ कहते हैं पूरी दौलत, जितना पैसा आज मेरे पास हम्म है, जितने मेरे जायदाद है। और इनकम होती है जी जी सालाना, कि मैंने हम्म कमाया कितना। तो जब आपके एक साल की दौलत में और अगले साल की दौलत में जब इन दोनों दौलतों में फर्क आता है, तो अल्टीमेटली ये फर्क हम्म दो चीजों से आता है। या तो आपने अपनी दौलत को खर्च कर लिया होता है और दौलत पिछले साल से हम्म कम हो चुकी होती है, या फिर हम्म आपने और पैसे कमा लिए होते हैं और दौलत बढ़ चुकी होती है। यही हम्म सवाल आपसे एफबीआर पूछता है कि अगर तो मैं हम्म 60 लाख से नीचे जाऊंगा और साल 2000, यहाँ पे अगर मैं चला जाता हूँ 40 लाख पे, तो एफबीआर फौरन हम्म पूछेगा कि भाई 60 लाख से 40 लाख पे कैसे गए हो, 20 लाख कहाँ गया। तो मैं उसको हम्म एक्सपेंसेस की डिटेल दूंगा। और हम्म अगर एफबीआर मुझसे पूछेगा कि मैं 60 लाख से फॉर एग्जांपल 65 लाख पे कैसे गया हूँ, ये 70 लाख पे कैसे गया हूँ, तो मैं उसे इनकम हम्म की डिटेल दूंगा कि जी मैं किसी जगह पे नौकरी करता था, वहां से मैंने करीब 20-25 लाख सैलरी ली है, या 15 लाख सैलरी ली है, उसमें से 5-6 लाख रुपए मेरे एक्सपेंसेस में उड़ गए हैं, बाकी जो बचे हैं वो मेरे पास पड़े हैं, अब टोटल 70 लाख हो गए। तो जी ये जी चीज है। तो वेल्थ थैंक जो यू है, सर। वेल्थ जो है ये बेसिकली उसके पैरेलल चल रहा होता है, जो कि उसको जी जी क्रॉस चेक कर रहा होता है। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल आ गया भाई का। जी नवीद साहब।
जी, जिन भाइयों ने सवाल पूछ लिए हैं काइंडली अपना हाथ डाउन कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए। अच्छा, जी, नवीस साहब। क्या हाल है सर, ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र। जी सर, मैंने एक चीज कंफर्म करनी थी कि अगर किसी को ए पायलट कर दी है, न्यू पायलट किया है, ठीक है, 2024 का, तो अब वो तो हो गया, अब थोड़े दिनों बाद या एक मंथ बाद दोबारा एक नोटिस आता है, जिसे सेक्शन 14 का वो 114(4) है, यानी कि वो किसी भी ईयर का वो कह रहे हैं कि आप दोबारा रिटर्न उसको फाइल करें। तो ये क्या इसका रिप्लाई करना है कुछ कि इसको रिटर्न को फाइल करना है तो ऑटोमेटिकली इसका वो हो जाएगा? ये जरा सा बताइए जरा। जी, इसमें इस तरीके से होता है कि एफबीआर आपसे कभी भी किसी भी यूजर से पिछले 5 सालों का रिटर्न मांग सकता है, ठीक है। और अगर आप पिछले 5 सालों की रिटर्न नहीं फाइल करते तो एफबीआर अगले नोटिस में आपसे मजीद 5 सालों की रिटर्न मांग सकते हैं, यानी कि टोटल पिछले 10 सालों की रिटर्न आपसे एफबीआर मांग सकता है। उसमें ये कोई सजा के तौर पे नहीं मांगता, ये बस एफबीआर का एक इख्तियार है जो कि वो इस्तेमाल कर सकता है। और मोस्टली वो वहां इस्तेमाल करता है जहां पे जो यूजर होता है वो फाइलर तो मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लेता है लेकिन रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर रहा होता, तो वो सजा के तौर पर ही समझ लें कि कहता है कि चलो पूरे 5 साल की रिटर्न फाइल करो। अब अगली चीज कि जब उसको नोटिस आएगा 114(4) का कि अपनी रिटर्न फाइल करो, तो इसका रिप्लाई करना है, कुछ लिख के बताना है, या रिटर्न फाइल करनी है। तो इसमें भाई ऐसे ही होता है, जब आप रिप्लाई करना शुरू कर दोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि जो है रिक्वायरमेंट फॉर एक्सप्लेनेशन, या एक्सप्लेनेशन कॉल की जाती है एफबीआर की तरफ से, या उसे कहा जाता है कि आप हमें अपना जो ओपिनियन है वो दें। तो वहां पर जैसे ही आप उस नोटिस के रिप्लाई पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पास जो पेज ओपन होगा वो पेज ओपन होगा जिसके ऊपर आप खुद से कुछ लिख सकते हो, तहरीर लिख सकते हो। और जो इस तरीके के नोटिस होते हैं जिसके अंदर जैसे कि लिखा हुआ है 114(4) का, जिसमें लिखा होगा कि रिटर्न फाइल करो जाके, जो इस नोटिस के ऊपर आप रिप्लाई करोगे तो आपके सामने वो पेज ओपन ही नहीं होगा तहरीर वाला। इसके सामने आपके पास यही ऑप्शन आएंगे कि भाई तनख्वाह वाले बंदे की रिटर्न फाइल करनी है, ओवरसीज पाकिस्तानी की करनी है, या नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी है, या वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो उसमें जब आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे कि जी मैंने एक नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी है ऑन रिसीट ऑफ नोटिस, तो रिटर्न ओपन हो जाएगी। आप रिटर्न जो है वो फिल करोगे, सबमिट कर दोगे तो रिटर्न फाइल हो जाएगी। और इसी को हम कहेंगे कि हमने नोटिस का रिप्लाई कर दिया। जी जी सर, एक और चीज बताइएगा, ये आपका एक रिटर्न फाइल हो जाती है, उसको हमने उसको फिर रिवर्स करना है। तो जब रिवर्स करते हैं तो अगर वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह हम चेंज करते हैं, तो क्या फिर हम उस वेल्थ स्टेटमेंट में जो चीज ऐड करेंगे या खत्म करेंगे उसका फिर प्रूफ भी साथ लगाना होता है कि कोई डॉक्यूमेंटेड फाइल साथ अटैच हाँ करनी होती है, या हाँ उसका जी, वो? नहीं, ऑप्शन होता है अटैचमेंट का, अटैचमेंट आपने करनी होती है लाजमी। लेकिन अगर आपके पास अटैचमेंट फिल वक्त मौजूद नहीं है और आप समझते हैं कि मैंने कोई बहुत ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं की, छोटी सी तब्दीली की है, तो कई दफा लोग एक सिंपल ब्लैंक पेपर भी उस अटैचमेंट में अपलोड कर देते हैं पीडीएफ में, या एक ब्लैंक पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिख देते हैं कि जी ये मैंने तब्दीलियां की हैं और इसके ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास मौजूद थे या नहीं थे, यानी एक रिप्लाई लिख देते हैं कागज के ऊपर और उसको स्कैन करके उस अटैचमेंट में अपलोड कर देते हैं। एफबीआर कई दफा देखता है, कई दफा देखता ही नहीं है, वैसे ही वो उसको अप्रूव कर देता है। लेकिन अटैचमेंट जो है अटैच करना वो जरूरी होता है। जी जी सर, वो यही बात मैं समझना चाह रहा था, समझ आएगी उसमें। ये तो होता है ना कि बाद का अगर किसी का गोल्ड पड़ा हुआ है, बहुत पुराना गोल्ड पड़ा हुआ है, अब वो नई रिटर्न फाइल किया, अगर उसमें नहीं ऐड कर दिया, फिर रिवर्स करना पड़ता है, तो अब वो उससे प्रूफ मांगेगा, वो कहेगा यार बड़ी देर का है, या मुझे ये गिफ्ट मिला था, या जो भी था, तो इसका प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। तो फिर इसी तरह कोई एप्लीकेशन लेके हम उसको अपलोड कर सकते जी जी, हैं। चलें बिल्कुल तो ऐसी। जी, जो रजिस्टर्ड आइटम्स नहीं होते ना, उनका फिर अटैचमेंट कोई ऐसा नहीं होती, तो उसमें आप ऐसे ही एक पेपर अपलोड कर दें। थैंक यू वेरी मच। जी, जजाकल्ला। जी, फहद बेग साहब।
जी अबरार हुसैन साहब। जी ब्रदर, ये जरा बता दें कि कुछ लोग आते हैं जो पहले अपनी रिटर्न सबमिट करवा रहे होती हैं, तो वो मेरे जरिए करवाना चाहती हैं, तो उनको वो पासवर्ड अपने भूल चुकी हैं या उनके पास पासवर्ड नहीं है, तो इसका जी भाई क्या तरीका होगा? इसका तरीकाकार ये होता है जी कि सबसे पहले आप उनकी प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे जी ये देखें आईरस में आपके पास ऑप्शन आ जाता है प्रोफाइल इंक्वायरी का। आपको शायद पता हो, चले मैं बाकियों को बता रहा हूँ ताकि सबको आइडिया हो जाए। ये मैं बंद किया आईरस, मैंने आईरस का जो सबसे मेन पेज है ना, मेन पेज पर ही आईरस में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है जी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। इस पे क्लिक कर दिया आपने, फिर आप यहाँ पे आपने CNIC पे क्लिक किया। अब जो यूजर आपके सामने बैठा है, जो आपसे रिटर्न फाइल करवाना है और उसको पासवर्ड अपना याद नहीं है, आपने उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी यहाँ से यूजर उठा लेता हूँ, ये मैं CNIC लिखा जी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 46, ये जो कैप्चा है 460616। इसको मैं करूंगा जी वेरीफाई। वेरीफाई मैंने किया ना, तो मेरे पास ये वाला साइड पे ऑप्शन आ गया जी, उनका नाम आ गया अनवर सईद साहब। मैं अनवर सईद साहब से पूछूंगा सामने बिठा के, अनवर सईद साहब ये आपके जो यूजर आईडी आपकी बनी हुई ना, उसके अंदर इस टाइप का ईमेल लगा हुआ है जिसमें शायद anwarsaeed@gmail.com लिखा हुआ है, और आपका फोन नंबर एक लगा हुआ है जिसपे एंड पे 22 आ रहा है। क्या आपके पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं? कई दफा ऐसे होगा कि वो जो सामने क्लाइंट बैठा है वो कहेगा कि हाँ जी मेरे पास ये दोनों चीजें मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे जाऊंगा। इनके ईमेल और फोन नंबर के ऊपर एक एक कोड जाएगा, कंफर्मेशन कोड। तो जैसे आम हम लोग अपना जीमेल, फेसबुक अकाउंट और इस टाइप की चीजें रीसेट कर लेते हैं, ये भी रीसेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अक्सर औकात मुश्किल कहाँ पे आती है कि जो सामने अनवर सईद साहब बैठे हैं वो कहें कि नहीं जी ये तो मेरा ईमेल है ही नहीं, ये तो मेरे उस पुराने वकील का है या पुराने कंसल्टेंट ने उसने अपना लगाया हुआ है, तो मेरे पास तो ये चीज ही नहीं है, अब मैं कैसे रीसेट करूं? तो फिर इसका दूसरा मैनुअल तरीका आ जाता है, जिसमें आपने क्या करना है, आपने एंड पे जाना है, आपने RTO देखना है। अच्छा जी, टैक्स ऑफिस आ गया RTO पेशावर। तो आपने क्या करना है, आपने या तो अनवर सईद साहब को भेजना है RTO पेशावर के, वो खुद जाए। वो नहीं जा सकते तो फिर आपने किसी वकील के जरिए या किसी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर ITP के जरिए, या जिसके पास बार काउंसिल का कार्ड हो, या जिसके पास जो है वो टैक्स बार का कार्ड हो, उसको आपने भेजना है RTO पेशावर। ठीक है, 300 रुपए का एक स्टाम्प पेपर होगा, शायद ये इधर बाहर ही मैंने टेम्पलेट रखा भी हो, तो मैं आप लोगों को जो है वो टेम्पलेट भी उसका भेज दूंगा। तो अच्छा जी, तो 300 रुपए का एक स्टाम्प पेपर है। आपको वहां से जिस भी RTO में आप जाएंगे ना, आपको वहीं पे बाहर कोई ना कोई वसीका नवीस बैठा हुआ मिल जाएगा। तो उससे आपने वो स्टाम्प पेपर ले लेना है, आपने उससे कहना है कि जी मैंने अपना फोन नंबर और ईमेल अपडेट करवाना है। वो आपको स्टाम्प पेपर दे देंगे, उसके ऊपर फिल कर देंगे सारा कुछ आपके क्लाइंट के हिसाब से। तो क्लाइंट अपना एक न्यू ईमेल और न्यू फोन नंबर बता देंगे जो अब इस टाइम क्लाइंट के पास मौजूद है। बेसिकली होता क्या है कि क्लाइंट एक एप्लीकेशन दे रहा होता है अपने टैक्स ऑफिस में कि मैं अनवर सईद साहब हूँ, ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये मेरा CNIC साथ अटैच है, मैंने अपना पासवर्ड और ईमेल जो पहले लगाया हुआ था वो अब मेरे पास अब मौजूद नहीं है, लिहाजा मैंने पासवर्ड रिकवरी करनी है। इस वजह से मैं अपना नया फोन नंबर और ईमेल अपने पोर्टल में ऐड करवाना चाह रहा हूँ आपके जरिए, ताकि मैं उसको यूज करके पासवर्ड रिकवरी कर सकूं। ठीक है, तो 300 रुपए का स्टाम्प पेपर आपका लगेगा। आपने अंदर चले जाना है अपने RTO में या टैक्स ऑफिस में, वहां पे हर RTO के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो इन्हीं चीजों को देख रहा होता है। और आप वहां जाओगे तो एक लाइन लगी हुई होगी, हर बंदा ये काम करवाने के लिए आया होगा कि जी ये देखिए ये पड़ा स्टैम्प पेपर टेम्पलेट मुझे मिल गया। तो हर बंदा यही काम करवाने आया होगा कि जी मैंने पासवर्ड रिकवर करवाना है। तो आपने क्या करना है जी, वो फाइल वहां पे एप्लीकेशन जमा करवा देनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 2-3 घंटे में या एक दिन लग जाएगा मैक्सिमम, आपका फोन नंबर और ईमेल अपडेट हो जाएगा। फिर जब आप वापस आओगे ना, तो इसी जगह पे जब आप दोबारा करोगे प्रोफाइल इंक्वायरी, तो यहाँ पे वो फोन नंबर और ईमेल आ चुका होगा जो कि आपने अपडेट करवाया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर जाना है, ये फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे जाने के बाद अब जो स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पे आपने डाटा फिल करना है। थोड़ी लोडिंग हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मीनवाइल आपको मैं अच्छा चलिए ये देखिए जी,
सिंपल सा पेज ओपन हुआ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है, ईमेल एड्रेस पे अब जो नया ईमेल एड्रेस है भाई से पूछ के वो लिख देना है, सर्विस प्रोवाइडर में सिम सेलेक्ट कर लेनी है कौन सी है, और सेल नंबर में आपने फोन नंबर जो उन्होंने नया ऐड करवाया वो लिख देना है, ये कैप्चा एंड पे आपने प्रोवाइड करना है। आप सबमिट करोगे तो आपके फोन नंबर और ईमेल दोनों पे कोड चला जाएगा, वो कोड आपने वापस यहाँ पे लिख देना है, आपको नया पासवर्ड इशू कर देगा एफबीआई। इस तरीके से बड़ा आसान सा काम है। ये स्टाम्प पेपर है जी, देख लें, ठीक है, ये इसकी वैल्यू देख लें, लिखी हुई है 300 रुपये आपके सामने, ठीक है। उसके बाद जी 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 सॉरी बात कर रहा हूँ सर, मैंने एक दो क्लाइंट्स को ये भेजा है, तो आरटीओ लाहौर को उनको भेजा था इस तरह के ये ठीक करवाने के लिए, और उन्होंने तो कोई इस तरह का कुछ चीज़ नहीं, स्टाम्प पेपर वगैरह दिया उनको, सिर्फ जाके एक उन्होंने स्लिप दी है एनटीएन सेल ने, तो वो उन्होंने उसमें अपना ईमेल आईडी वगैरह और ये सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने विद इन कोई 1 आवर उन्होंने अपडेट करके मुझे अपने क्लाइंट ने उसमें रेफर बैक किया है कि ये अपडेट हो गई है। मैंने उसका पोर्टल चेक किया है तो वो अपडेट हो चुकी थी, उसने किसी किस्म का ये एफिडेविट वगैरह या ये बारिश नहीं लिया। सर ये पहले ऐसे होता था, अब नहीं होता, अब ऐसी ही स्लिप दे के तो अब काम उन्होंने चल जाता चेंज है। कर दिया, अब एक स्लिप देते हैं, सिर्फ एनटीएन सेल में चले जाएं, आपके आरटीओ जो भी आपका लगता है, तो वो स्लिप जो है ना वो मेरे पास पड़ी भी हुई है, तो वो जस्ट नेम लिखें अपना सीएनएसी वगैरह, और अपडेटेड जो आपने ईमेल अपडेट करवानी है वो लिखें, अगर नंबर अपडेट करवाना है वो लिखें, और ये एक दो चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखी होती है वो फिल करके उनको दे दें। अगर रश नहीं है तो जारी बात है वो जल्दी आपका काम हो जाएगा, अगर रश है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो सेम डे वो में। फिर एक मेल में आपको एक कोड आ जाता है, वो आप उनको बताते हैं, तो वो चीज़ें आपकी अपडेट होके फौरन जो है ना क्लाइंट हमें बता देता है कि जी अपडेट हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब क्लाइंट खुद जाता है तो उसके लिए एफिडेविट की ऐसे जरूरत नहीं है, वरना पहले ये भी जो एफिडेविट है जो क्लाइंट खुद जाते थे उनसे भी लेते थे, बयाने हल्फी है बेसिकली ये तो। और लेकिन जो आप भेजते हैं किसी अपने आईटीपी को या वकील को, उनसे तो लाजमी फिर ये लोग रिक्वायर करते हैं। तो उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी भी साथ लगाते हैं, पावर ऑफ हाँ अटर्नी भी लगाते हैं हाँ साथ जी, ये साथ वो ये इस टाइम ये ये इधर पावर ऑफ अटर्नी के बगैर तो शायद गुजारा हो जाता है, नहीं है पावर ऑफ अटर्नी नहीं लगाई हुई, बस ये अपना पंजाब बार काउंसिल को उन्होंने कार्ड लगाया हुआ है, ठीक है। और बाकी ये जो क्लाइंट है उसका आईडी कार्ड वगैरह होता है, और बाकी ये छोटी सी एक एप्लीकेशन आ जाती है जिसके अंदर उसका वो ईमेल और फोन नंबर जो उसने अपडेट करवाना है, बाकी वो छोटी सी पर्ची का वो मुझे पता है। तो तकरीबन जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है ना, जैसे ये मोहम्मद इरशाद वगैरह, तो यही वो छोटी सी पर्ची के ऊपर इतनी सी बात लिखी होती है कि जी मैंने अपना ये ईमेल और ये फोन नंबर करवाना है। तो वो अगर सारे आरटीओ ने करना शुरू कर दिया तो वो ज्यादा अच्छी बात है, पैसे बच जाते हैं। फिर ये 300 रुपए, वैसे तो ये 300 का भी नहीं स्टाम्प देते, स्टाम्प तो फिर ये आपको राउंड अबाउट 600-700 तक ले जाते हैं, 500 तक ले जाते हैं जो वसीका नवीस है। जी जी ये एक अच्छी चीज़ है, अगर उन्होंने कर दिया ये जो है टाइम भी बचेगा, और जो है ना एक अच्छी चीज़ कर दी है उन्होंने, क्लाइंट के लिए भी परेशानी नहीं होती। जी बिल्कुल है। जी भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी मुझे ये भी बता दें कि ये जो आपसे हम इसकी टैक्स सर्टिफिकेशन लेंगे, कोर्स मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए जब, तो क्या इसकी बुनियाद पे भी हम बकायदा फिर टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाएंगे और ये छोटे मोटे काम क्लाइंट्स के कर पाएंगे भाई? जी जो आपके अपने काम है ना लैपटॉप वगैरह से करने वाले, वो सारे आप कर लोगे, और लेकिन ये जो जिस जगह पे जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लाइक ये ऐसे पासवर्ड रिकवरी में अगर वो कहते हैं कि जी आपने पंजाब बार काउंसिल का कार्ड लेके आना है, या आप अगर आईटीपी हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर लाइसेंस होता है, एफबीआर देता है, आपके पास वो होना चाहिए, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, तो फिर वहां पे वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फिर हमारा सर्टिफिकेट आपको वहां पे हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट जो है, ये फर्म जो है, ये तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ना, तो ये आपको इस चीज के लिए बस सर्टिफाई करता है कि जी हम लोगों ने आपको ये चीजें सिखाई हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे जो है वो इन चीजों को नहीं मानते। जी भाई शुक्रिया। अच्छा एक चीज प्लीज आप मुझे और भी बता दें, अभी मेरे पास कुछ बैंक के एग्जीक्यूटिव सीनियर लोग आते हैं, तो आजकल ये टैक्स रेट सैलरी क्लास के ऊपर बेइंतहा बढ़ चुके हैं ना भाई। तो अब एक आदमी जो 3-4 लाख रुपया कमा रहा है, 4 लाख, वो कहता है यार मेरा तो 1 लाख रुपया टैक्स कट रहा है ना, तो उनको कैसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं? क्या ये कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर लें तो वहां से इनको कुछ रिलीफ मिल सकता है, कोई डिस्काउंट वगैरह हो जाता है, टैक्स रिडक्शंस वगैरह, या फिर कैसे इन लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं हम लोग? नहीं,
3-4 लाख रुपए तो खैर पे टैक्स नहीं आता, 6 लाख से ऊपर जाएंगे तभी टैक्स आएगा। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये लोग जो सैलरी से जी पैसे मंथली बचते हैं उनके जो आगे, जी मंथली भाई, मंथली मैं बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी, मंथली आप बात करें, बिल्कुल वो सही बात है। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो एग्जम्पशंस दी हुई हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे अदर देन दूसरे बिजनेसेस, तो इनको वहां पे एग्जम्पशंस और टैक्स रिडक्शंस मिलती हैं। ठीक है, बाकी मैं वो एग्जैक्ट जो इनकी एग्जम्पशंस वगैरह हैं, ये टैक्स क्रेडिट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप में थोड़ा देख के। तो लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एग्जम्पशंस हैं। जी भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। जी सजाद अहमद साहब, आपका सवाल हो गया? अच्छा नहीं, सजाद अहमद साहब जो सर अवेलेबल। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जी जी पूछें। काइंडली। सर ये जो आपने मीन के हमारा जो पर्पस यही है कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स को ना ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स भी यही होते हैं 90%। बाकी जो ये कंपनीज वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये 10% में आती हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो अब ये जो इनकम टैक्स में सर काइंडली 2 से 3 दिन अगर आप ऐसा है पॉसिबल कि एक दिन आप सैलरी बेस्ड जो पर्सन है उसकी हमें ये गोशवारा जो है वो फिल करवा दें, तो सेकंड डे में आप जो ये बिजनेस अगर किसी का कोई कारोबार है उसको भी ऐड करके प्रॉपर एक 1 to all उसको ले जाएं। और थर्ड में जो है ओवरसीज या फ्रीलांसर या ऐसे हैं, इन तीनों को सर आप अगर कर दें, क्योंकि आगे से नेक्स्ट फिर हमने बहुत आगे चले जाना। ये 3 दिन अगर हम मिल जाए तो सारे हमें 1 to all पता चल जाए। क्लाइंट मैं आपको दे दूंगा, एक तो मेरे पास हैं, वो मीन्स के मेरे कजन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो मुझे कहते हैं काफ़ी देर से ना। तो आप ये यहाँ लाइव हो जाएगा तो सारे ये ज़रा 2-3 दिन अगर आप ऐसे ले जाएं तो बड़ी रिक्वेस्ट है हमारी। नहीं, मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जो हमारे शुरू के दिन होते हैं ना, उसमें होती ही रिटर्न फाइलिंग है। मतलब पहले सैलरी आ जाना है, उसके बाद कैपिटल गेन होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी है, देन बिजनेस है। तो वो सारा प्रॉपर मैं लाइव ही सिखाता हूँ, सारी रिटर्न वगैरह फाइल कर करके। लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं एक दफा सैलरी के बाद जो है वो फौरी तौर पे अगले चीज पे चला जाऊँ, बिजनेस पे चला जाऊँ, तो मैं बिजनेस करना में तो सर सिखा सेल टैक्स दूंगा, की नहीं लेकिन कह रहा आपको मैं। जो, नहीं नहीं मैं सेल टैक्स की प्रॉपर बात कह नहीं कर रहा, सेल टैक्स की नहीं, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या मैं आपको कह रहा समझ आ हूँ जाएगा फौरी तौर फर्स्ट पे? डे, जी जी, फर्स्ट डे में जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, वो सैलरी पर्सन है, उसकी वजह जो सेकंड डे में जो अगर कोई कारोबारी बंदा है, कोई भी व्हाट्सएवर कोई भी उसका कारोबार है, कंपनी जो भी है, उसको ऐड करके प्रॉपर एनटीएन बना के उसको 1 to all उसके वो देखें सारे। और ये जो हम ये जो पोर्टल खोलते हैं उसमें जो सारे बने हुए सेक्शंस, इमूवेबल और रिफंडेबल, सारे 1 to 1 हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर रहे हैं, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता मीन्स कि आप जब पढ़ाते भी हैं तब भी हमें वो फोकस भी नहीं होता तो आप ना काफ़ी आगे चल जाते हैं। वो हमें या थोड़ा सा नोट डाउन करने का टाइम हो जाएगा, हम सिर्फ एक पॉइंट्स ही बना रहे हैं बुलेट्स की फॉर्म में। तो ये चीज़ भी थोड़ा आहिस्ता सारा ऐसे भी लेके चलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हम वैसे भी न्यू हैं। तो ये ज़रा काइंडली रिक्वेस्ट थी, ये भी इसकी तरफ थोड़ा देख लेना। और थर्ड चीज़ ये थी जो एग्जाम्पशन जो होती है लोगों को, वो भी आप उसमें बता देना कि रिटर्न में के एग्जाम्पशन किन किन लोगों को हो सकती है उसमें से, और कौन कौन से सेक्शन में हो सकती है, ये चीज़ें भी साथ ले। इसलिए इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो हमने अभी हमें किस चीज़ का नहीं पता। चलो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज ये कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपके लिए वो वाला तरीका ज्यादा आसान होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ा पढ़ा के तजुर्बा हो चुका हुआ है ना, क्योंकि मैंने तो सब तरीकों से पढ़ा के देखा है। तो शायद किसी टाइम पे मेरा भी यही तरीकाकार होगा कि मैं टोटली प्रैक्टिकल जाता होता हूँ कि बस एक दिन सैलरी की रिटर्न करवा दी है, अगले दिन कहूँगा कि आज ही मैं बिजनेस वालों की रिटर्न करवाऊंगा। लेकिन वो तरीका फायदेमंद नहीं है, आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं। मैं एक मिसाल आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपके सामने इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है। जो आप कह रहे हैं ना कि जी जी बिजनेस की रिटर्न भी मैं करवा के दे दूं, उसके लिए आपको ये पहले ये चीजें समझनी पड़ेंगी। अदरवाइज ये जो इमूवेबल्स, उनकी डेप्रिसिएशन, उनकी अमर्टाइजेशन, उनका फर्स्ट ईयर अलाउंस, उनका जो है वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को किस तरीके से आपने माइनस करना है। बे इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 से शुरू होता है और सेक्शन 30 तक चलता है, बहुत लंबा चौड़ा है। आप कहेंगे कि मैं कल की क्लास में आपको रिटर्न करवा दूं, मैं तो क्या है, मैं कहूंगा कि जी ये इनकम स्टेटमेंट होती है, ये बैलेंस शीट होती है, यहाँ से ये वैल्यू उठा के आपने पंच करनी इस जगह पे, मैं करवा दूंगा, आधे घंटे में रिटर्न हो जाएगी। लेकिन इस चीज को आपने बैठ के सोचना है कि क्या इससे आपका बेनिफिट होगा या बस एक वक्ती तौर पे ये आपको समझ आएगा, उसके बाद फिर से आप भूल जाओगे। अगर आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा, क्लास के एंड पे मैं करवा दूंगा। ठीक है, आप अपना जो क्लाइंट है वो उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह शेयर कीजिएगा, मैं लाइव उन्हीं की रिटर्न फाइल कर दूंगा।
उनका सर अभी लॉगिन पासवर्ड नहीं है ना, इसलिए मैंने उसे होल्ड किया हुआ कि मैं किसी दिन लाइव ही उसका आईडी कार्ड मैं ले लूंगा, तो वो आप उसे स्टार्ट से ही करेंगे ना, ठीक है, फाइलर भी कर वो देंगे हम फ्रीलांसर। स्टार्ट से। जी मैं तो कह रहा हूँ। सेकंड सर ये चीज़ है, जब आप काइंडली भी ये हम बता रहे हो ना, मैं समझा रहे हो, तो उसमें से थोड़े जो जो सेकंड्स का गैप रखा करें, ताकि हम वो उसको उसे पिक कर सकें, फिर हम उसको आगे जा सकते हैं। मीन आपके पढ़ाने में कोई शक नहीं, मीन्स कि आप माशाल्लाह सही फास्ट मीन्स ज़्यादा हमारा यही हो रहा है, ये अभी बातें भी यही चीज़ हो रही है, हमें कुछ हासिल ही हो रहा है। थोड़ा सा गैप डालेंगे ताकि हम वो बंदा अच्छी तरह बंदा फोकस कर ले। चलें ठीक है, एक तो मैं इस तरीके से कर दूंगा, आपको थोड़ा सा गैप दे दिया करूंगा। अब आपने ये काम करना है कि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपके पास ग्रुप मौजूद है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप। आपने ना जब भी क्वेश्चन आए आपके माइंड में, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ना वो क्वेश्चन लिख के भेज दिया करना है। मैं फौरी तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर दे सकूं ना दे सकूं, पहली बात तो वहीं पे आंसर देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका वो वाला टाइम वेस्ट ना हो, आपको जी वक्त जी वक्तन फवक्तन जवाब मिलते रहे। और अगर जी, जवाब ना भी मिल क्वेश्चन सके तो सर बहुत तो होते हैं, मगर अभी टाइम में इशू होता है, छोटे बहुत से लोग होते हैं, कोई मैंने मसला इसलिए नहीं, ना। नहीं आप ग्रुप में भेजते जाए ना सवाल। मैं ये बात अभी जी क्यों जी करने लगा हूँ, क्योंकि अभी भी जी 11 बजने वाले हैं, 2 घंटे जी होने जी वाले हैं हमें, लेकिन अभी जी भी कुछ जी सवाल पड़े हैं। इसका बेहतरीन ऑप्शन क्या है, ग्रुप में जब आपके माइंड में सवाल है, अपनी जेब से फोन निकालें, ग्रुप में वो सवाल भेज दें। मैं फोन जी निकालूंगा जी अपनी जेब से, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ना जवाब दे सकूंगा, क्लास में आऊंगा। आपने सिर्फ मुझे इतनी बात करनी है कि सर आज वो जो ग्रुप में मैंने क्वेश्चन भेजा था, काइंडली उसका जवाब दे दें। मुझे पता होगा कि सवाल आया हुआ है, वो चीज ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी। ठीक है, तो जो सवाल, बाकी सब भाइयों के लिए भी कह रहा हूँ, जब आपके माइंड में जो सवाल आए उसको ग्रुप में लिख के भेज दिया करें, ताकि बाकियों का भी फायदा हो जाए, मैं जवाब दे दिया करूंगा। जी सर। सर और पॉसिबल हो सके तो मंथ में एक क्लास फिजिकल तौर पे, अगर लाहौर में जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पॉसिबल हो जाए तो ये बड़ी बेहतर है, कि वीकेंड में आप सैटरडे बिल को मॉर्निंग में। आप बिल्कुल आ सकते हैं जी, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी मैं खुद जो है वो आता जाता रहता हूँ। बेसिकली मैं साहिवाल से हूँ, तो साहिवाल में भी मैं ऑफिस है, इसके अलावा लाहौर में भी होता हूँ, और फिर एक आध दिन मैंने इस्लामाबाद जाना होता है। तो वो जी सर। आपस में हम लोग डिसाइड कर लिया करेंगे, जब आप लोग भी अवेलेबल हो और मैंने भी लाहौर आना हुआ, तो फिर हम लोग वहाँ पे जो है वो जी अवेलेबल क्लास सैटरडे, कर। सैटरडे वैसे बेस्ट रहता है, क्योंकि सारे बंदे, बाकी तो 5 दिन होता है, वर्किंग डेज होते हैं। सैटरडे मॉर्निंग में कोई 1-2 घंटे की फिजिकल जो क्लास हो जाए सर, वो उससे भी महीने में सिर्फ एक दफ़ा, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम भी आउट ऑफ सिटीज़ होते हैं, हम लाहौर के नहीं है, तो इस वजह से फिर हर बंदा अपना टाइम निकाल लेगा, सैटरडे कोई बंदा रख लेता है। कोई मसला नहीं जी, हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, फिर जैसे बाकी सारे भाई एग्री करेंगे तो वैसे कर लेंगे। जी मेरे ख्याल से सवालात तो ये जितने भी भाइयों ने भी हैंड रेस किए हैं, सबने अपना अपने हिस्से का सवाल तो पूछ लिया है। मेरे ख्याल से ये नदीम कुरैशी भाई रहते हैं, ये मैं बस लास्ट सवाल लूंगा जी। इसके बाद जो सवाल होंगे वो काइंडली आप लोग ग्रुप में पूछें, मैं ग्रुप में जवाब दूंगा। जी नदीम साहब। हेलो। जी नदीम साहब। इस रदीम साहब नहीं, मोहम्मद अली हो सर, आई थिंक वो नहीं है, तो मैं पूछ लूँ उनकी जगह पे। जी पूछे पूछे। जी सर, मैंने ये पूछ रहा था कि अगर जो बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, अगर हम लोग उनसे गुड्स और सर्विसेज लाइक हायर करते हैं, बाय करते हैं, इन दैट केस वो बिजनेसेस तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन दैट केस अगर हम लोग फाइल करते हैं, अगर हम, तो हम लोग अपने एक्सपेंसेस को कैसे जस्टिफाई करेंगे एफबीआर में, कि भाई ये हम लोगों ने ये चीज़ें बाई की हुई हैं, इसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लग के हमें एंड यूजर तक आया हुआ है, बट हमारे पास कोई रसीद नहीं है, कोई उसका बिल नहीं है। इन दैट केस यानी व्हाट इज द वे आउट? उसके में ये होता है जी कि आपने जब जिस टाइम रिटर्न फाइल करनी है ना, उस टाइम तो आपको ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत होती नहीं है, लेकिन आपने बचना होता है हमेशा नोटिस से। या जब आपको नोटिस आ जाए तो उस टाइम आपके पास ये पर्चियां मौजूद होनी चाहिए कि ये चीजें मैंने कहाँ कहाँ से ली हैं। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि बहुत ही एग्जैक्ट कोई खास किस्म की प्रॉपर वो पर्चियां बनी हुई प्रॉपर रसीट्स हो। नहीं, कोई भी बिजनेस किसी भी तरह का हो, कोई ना कोई आपको रसीद तो देगा ना, कच्ची पक्की, आपके पास वो जरूर होनी चाहिए। राइट। और फिर सेकेंडली जो आईडी प्रैक्टिस के लिए आईडी बोला गया था देने के लिए, तो वो सर कब मिलेगी? आप जो भी है आपके कोऑर्डिनेटर, आप उनसे राब्ता करें, और मेरे राइट। ख्याल से शायद आज ही आपको वो दे देंगे। ओके, राइट, थैंक यू सर। ओके जी। सर ये हमें जो लेक्चर से मिलेंगे एलएमएस पे जो सेव, तो उसके बाद ये कितनी देर तक सेव रहेंगे?
ये जी 1 साल तक मिनिमम सेव रहेंगे। उसके बाद अगर आपको मजीद ज़रूरत हुई, जो कि आमतौर पे होती नहीं है, 1 साल के बाद आप पूछेंगे भी नहीं हमें, आपका इंशाल्लाह तजर्बा हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत हो तो कोई भी पर्सन हमें दोबारा से कह के अपनी वो एक्सटेंड भी करवा सकता है डेट। नहीं सर, अगर हमें वो चाहिए हो उसमें फ्लैश में चाहिए हो तो वो पॉसिबल है, मिल जाए नहीं सारे? नहीं नहीं, ये सारे जो है ना जी ऑटोमेटिकली अपलोड ही हो रहे होते हैं, और फ्लैश वगैरह में पॉसिबल नहीं होता। तो ये सेव का भी ऑप्शन नहीं होता हमारे कंप्यूटर में, सिस्टम में कोई सेव कर सके? नहीं, मेरे सर ख्याल से शायद, मेरे ख्याल से वो आपका जो ब्राउजर है ना उसमें डाउनलोड हो जाते हैं ये। ओके, डाउनलोड हाँ जी, ये ब्राउजर के अंदर अंदर डाउनलोड हो जाए, मतलब एक होता है ना ओके डाउनलोडेबल फाइल बन जाती है प्रॉपर, और एक जी मेरे ख्याल से ब्राउजर के अंदर डाउनलोड हो जाते हैं, आप ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हैं उन्हें, वो काम हो सकता है। राइट सर। ठीक है जी, फिर भाइयों अभी छुट्टी करते हैं। आप लोगों के मजीद जो भी किसी भाई के कोई भी सवाल हो तो काइंडली जो है वो अब आप लोग अपने अपने ग्रुप में पूछें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कोशिश होगी जी पूरी 8 बजे हमारी क्लास शुरू होगी, और मजीद मैं टाइम टेबल वगैरह सेंड करवा दूंगा कोऑर्डिनेटर से। और आज की क्लास में अगर कोई नए भाई आए हैं तो वो बस आज की क्लास में थे, कल से जो ऑनवर्ड क्लासेज हैं जी वो सारी की सारी जो कंफर्म स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के ग्रुप में वो क्लास होगी। तो अगर किसी भाई ने एडमिशन अभी लेना है तो वो अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करके एडमिशन ले लें। जज़ाकल्लाह फैज़ल साहब, आप सब लोगों का भी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया जी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।